जरूरी है, खासकर लागत फलन का और आय फलनों का की जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं बेसिकली इतना मान के चल रहा हूँ कि आप लागत फलन और आय फलन, जैसे एवरेज कास्ट कैसे बनाते हैं, मार्जिनल कास्ट कैसे बनाते हैं, या एवरेज रेवेन्यू कर्व कैसे बनाते हैं, मार्जिनल रेवेन्यू कर्व कैसे बनाते हैं, मुझे उम्मीद है कि आप इतनी चीजें आप पढ़ चुके होंगे, आपको जानकारी होगी, एक बेसिक जानकारी आपको होगी। ठीक है, वहां से हम मार्केट के लिए हम अप्रोच करेंगे, या मार्केट में कीमत उत्पादन का निर्धारण कैसे होता है उसके लिए हम बात करेंगे। देखिए, इकोनॉमिक्स में सबसे पहले हम तो ये देख लें कि बाजार होता क्या है, बाजार की परिभाषा क्या है। ठीक है, देखिए नॉर्मली एक सामान्य लेमैन या बोलचाल की भाषा में हम ये देखते हैं कि जहाँ पे हम किसी विशेष भौतिक बाजार में जाते हैं, किसी दुकान पे जाते हैं, किसी शोरूम में जाते हैं, किसी स्टॉल पे जाते हैं, और वहाँ जो भी विक्रेता है, हम क्रेता बन के बाजार में उपभोक्ता बन के उससे वस्तुओं की मांग करते हैं, और उसके बदले में हम पैसे का पेमेंट करते हैं। तो हमारे दिमाग में होता है कि ये एक बाजार है, जिस बाजार में हम अपना ये आर्थिक लेन-देन का व्यवहार कर रहे हैं। ठीक है, बट अर्थशास्त्र में मार्केट किसी भौतिक स्थान तक सीमित नहीं है। इकोनॉमिक्स में आप मार्केट कहीं भी बन सकता है आपका। आप ट्रेन में भी आपका बाजार है, ट्रेन में आपको चाय दी जा रही है, वहां भी आप क्रेता हैं और विक्रेता आपको चाय दे रहा है। तो वो खास कोई स्पेशल जगह नहीं है जहां पे खड़ा होके बैठ के स्टॉल लगा के क्रय विक्रय का काम किया जा रहा है, लेकिन मार्केट वहां भी है। आप किसी पिकनिक स्पॉट पे जा रहे हैं, आपको बाजार वहां भी मिल जाएगा। आपके लोकल मार्केट में बाजार मिल जाएंगे, बड़े शहर में जाएंगे आपको वहां बाजार मिल जाएंगे। और आजकल जो मार्केट जो बहुत ज्यादा प्रचलन में है, वो है आपका इंटरनेट आधारित मार्केटिंग, जिसको आप ई मार्केटिंग कहते हैं, जिसमें क्रेता और विक्रेता एक दूसरे से भौतिक रूप से, व्यक्तिगत रूप से अनभिज्ञ होते हैं, लेकिन उसके बाद भी खरीदारी होती है। आप फ्लिपकार्ट से खरीदारी करते हैं, चाहे आप किताबें खरीदें, कपड़े खरीदें, दूसरे उपभोग की वस्तुएं खरीदें, आप अमेज़न से आप खरीदारी कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, एक वर्चुअल लेन-देन हो रहा है, एक एक इंटरनेट के प्लेटफ़ॉर्म से लेन-देन हो रहा है, ये भी मार्केट का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। इसलिए स्लाइड में आपका मार्केट को डिफाइन किया गया है कि अर्थशास्त्र में बाजार किसी स्थान विशेष तक सीमित नहीं, बल्कि उन समस्त क्षेत्र को बाजार कहा जाता है, जिसमें किसी विशेष वस्तु के क्रेता और विक्रेताओं के बीच में प्रतियोगिता होती है, लेन-देन होता है। ठीक है? तो बिल्कुल क्लियर है कि कोई भौतिक क्षेत्र से ही मार्केट का निर्माण नहीं होता है, बाजार कहीं भी बन सकता है, जहाँ पे क्रेता और विक्रेता के बीच में आर्थिक लेन-देन हो रहा है। ठीक है? अब जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन आता है मार्केट के बारे में, पढ़ने के बारे में, वो ये है कि बाजार कितने प्रकार का होता है। ठीक? यही इम्पोर्टेंट चीज़ है। सबसे पहले यही जानना ज़रूरी है कि बाजार कितने प्रकार का होता है। तो समय-समय पे अर्थशास्त्रियों ने मार्केट को जो विभाजित किया है, वर्गीकरण किया है, वो मुख्य रूप से 3 आधार पे बाजार का वर्गीकरण किया जाता है। पहला जो वर्गीकरण है वो भौगोलिक क्षेत्र के आधार पे है। स्लाइड में आप देख रहे होंगे कि भौगोलिक क्षेत्र के आधार पे पहला वर्गीकरण है। दूसरा वर्गीकरण है समय के आधार पे भी बाजार का वर्गीकरण किया जाता है, और तीसरा फर्म की संख्या अथवा प्रतियोगिता के आधार पर भी बाजार का वर्गीकरण किया जाता है। प्रीति मैम से मैं थोड़ा-सा एक चीज़ एंश्योर करना चाहता हूँ कि क्या स्लाइड में जो मेरे फ़ॉन्ट है, वो स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि छोटे दिखाई दे रहा है? सर स्पष्ट दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है, ठीक है, ओके। तो हम स्टार्ट करते हैं भौगोलिक क्षेत्र के आधार पे बाजार का वर्गीकरण कैसे किया जाता है। भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर बाजार के वर्गीकरण में स्थानीय बाजार हो सकते हैं। आप जिस एरिया में, जिस लोकेलिटी में रह रहे हैं, वहाँ पे क्या होता है, आपकी ज़रूरत की सारी सामान आपको मिलते हैं। आप वहाँ पे भौतिक रूप से खरीदारी कर सकते हैं, जा सकते हैं और चीज़ों को खरीद लेते हैं, ये आपका लोकल मार्केट है। इसके अलावा प्रादेशिक और क्षेत्रीय बाजार होते हैं। जैसे आपका जो सीमेंट का जो बाजार है, सीमेंट का बाजार एक लोकल मार्केट तो नहीं होता है, नेशनल मार्केट भी नहीं होता है, इंटरनेशनल मार्केट भी नहीं होता है, लेकिन सीमेंट रीजनल लेवल पे प्रोडक्शन किया जाता है, और एक विशेष क्षेत्र में जो फर्में सीमेंट का उत्पादन करती हैं, अपने एरिया में सीमेंट बेचती हैं, उत्पादन करके विक्रय किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है उपभोक्ता तक। तो ये प्रादेशिक या क्षेत्रीय बाजार का आपका उदाहरण है। दूसरा नेशनल मार्केट है, टीवी का मार्केट आपका नेशनल मार्केट है, डेटा का मार्केट आपका नेशनल मार्केट है, फ्रिज का मार्केट आपका नेशनल मार्केट है।
तो ये एक नेशनल मार्केट भी आप इस आधार पे नेशनल मार्केट होते हैं भौगोलिक क्षेत्र के आधार पे। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय बाजार, आजकल ग्लोबल इकोनॉमी है और वस्तुओं का लेन देन एक देश से दूसरे देश में हो रहा है, तो वो इंटरनेशनल मार्केट का एक तरीके से उदाहरण हुआ। दूसरा जो बाजार है आपका वो है समय के आधार पर। देखिए, अर्थशास्त्र में एक महत्वपूर्ण डिस्कशन है, महत्वपूर्ण विमर्श है, वो ये है कि वस्तुओं की कीमतों का निर्धारण कैसे होता है। एक इंपॉर्टेंट डिबेट है इकोनॉमिक्स में कि वस्तुओं की कीमतों का निर्धारण कैसे होता है। क्लासिकल अर्थशास्त्री वस्तुओं की कीमतों के निर्धारण के लिए पूर्ति को, सप्लाई को ज्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं। उनके अनुसार सप्लाई के जो फैक्टर्स होते हैं, पूर्ति को प्रभावित करने वाले जो चर होते हैं, वो वस्तुओं की कीमतों के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो आपके उपयोगितावादी अर्थशास्त्री हैं, उनका कुछ और कहना है। मार्शल पहले ऐसे अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने ये बताया है कि वस्तुओं की कीमतों का निर्धारण मांग और पूर्ति दोनों ही शक्तियों से समान रूप से समायोजित होता है, निर्धारित होता है। डिमांड का भी उतना ही महत्व है जितना पूर्ति का महत्व है वस्तुओं की कीमतों के निर्धारण में। और मार्शल ये कहते हैं कि इसमें भी जो टाइम फैक्टर होता है, जो समय होता है, वो भी वस्तुओं की कीमतों के निर्धारण में अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और वो ये कहते हैं कि समय जितना कम होगा वस्तु की कीमत के निर्धारण में, मांग की उतनी महत्वपूर्ण भूमिका होगी, और समय जितना ज्यादा होगा वस्तुओं की कीमतों के निर्धारण में पूर्ति की उतनी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। ठीक है, इसीलिए इन्होंने समय के आधार पे भी बाजार को वर्गीकृत किया मार्शल ने, और इन्होंने इसे विभाजित किया है अति अल्पकालीन बाजार, अल्पकालीन बाजार, दीर्घकालीन बाजार, अति दीर्घकालीन बाजार। यानी वेरी शॉर्ट रन पीरियड मार्केट, शॉर्ट रन पीरियड मार्केट, लॉन्ग रन पीरियड मार्केट एंड वेरी लॉन्ग रन पीरियड मार्केट। इंग्लिश में यदि आप कंफर्टेबल हैं तो आप ऐसे मार्केट के आधार पे, समय के आधार पे बाजार का वर्गीकरण कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा ब्रीफली यहाँ पे कि ये अल्पकालीन बाजार या अति अल्पकालीन बाजार या दीर्घकालीन बाजारों की महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या होती हैं, ब्रीफली मैं आपको थोड़ा सा इसको डिस्कस करूंगा, क्योंकि यहां से आपसे सीधे सवाल पूछे जाते हैं इस सेक्शन से। ठीक है, तो आप इसको जरूर ध्यान देंगे और थोड़ा सा इसको लिख भी लेंगे कि टाइम के आधार पे जो मार्केट का जो वर्गीकरण है उसकी क्या विशेषताएं हैं। सबसे पहले हम आते हैं वेरी शॉर्ट टर्म पीरियड मार्केट, जो पहला है आपका अति अल्पकालीन बाजार पे। देखिए, आप जरा सोचिए कि आप सब्जी खरीदने जा रहे हैं, ठीक है, या दही खरीदने जा रहे हैं, आप दही के बाजार में जा रहे हैं। बहुत से ऐसे बाजार होते हैं जहां पे दही की मंडी लगती है। दही का जो मंडी का जो बाजार है या जो सब्जी का बाजार है, आप जानते हैं इस बाजार की विशेषता ये है कि जितना बेचने के लिए उस विक्रेता के पास स्टॉक है उतना ही वो बेच सकता है उस टाइम पे, उससे ज्यादा वो तुरंत सप्लाई नहीं कर सकता, उत्पादन बढ़ा नहीं सकता है। इसलिए पहली बाजार विशेषता जो अति अल्पकालीन बाजार की ये है कि अति अल्पकाल में बाजार में पूर्ति में वृद्धि नहीं किया जा सकता, उत्पादन में वृद्धि नहीं किया जा सकता। जो स्टॉक है विक्रेता को केवल और केवल उसी स्टॉक को बेचना है, अतिरिक्त उत्पादन करके वो नहीं बेच सकता है। इसका सीधा मतलब ये है कि कीमतों के निर्धारण में अति अल्पकालीन बाजार में जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो केवल और केवल मांग की भूमिका है, डिमांड की भूमिका है। इसलिए आप ध्यान रखेंगे कि अति अल्पकालीन बाजार में, जैसे दही का बाजार हो गया या सब्जी का बाजार हो गया, तुरंत उत्पादक सप्लाई उत्पादन करके नहीं बढ़ा सकता है। इसलिए कीमतें जो तय होंगी वो मांग पक्ष से तय होती हैं अति अल्पकालीन बाजार में। और अति अल्पकालीन बाजार में जो कीमत निर्धारित होता है उसको हम कहते हैं बाजार कीमत, मार्केट प्राइस। इसको आप नोट करेंगे कि अति अल्पकालीन बाजार में जो कीमतें निर्धारित होती हैं उसे हम मार्केट प्राइस कहते हैं। और हमारे दैनिक जीवन में जो हम लेन देन करते हैं, जिस रेट पे लेन देन करते हैं, वो आपका बाजार कीमत ही कहलाता है, जिसका निर्धारण अति अल्पकालीन बाजार में होता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट है आपका अल्पकालीन बाजार। ठीक, शॉर्ट रन पीरियड मार्केट।
या शॉर्ट रन में मार्केट का बिहेवियर क्या है, आप ऐसे कह सकते हैं। अल्पकाल में बाजार की क्या विशेषताएं होती है, या अल्पकाल का क्या मतलब है, अल्पकालीन बाजार का क्या मतलब है, आप ऐसे समझेंगे। आप देखिए, अति अल्पकाल में तो सप्लाई तो बढ़ ही नहीं सकता है, प्रोडक्शन बढ़ ही नहीं सकता है, जो भी है डिमांड फैक्टर के कारण है। अल्पकालीन बाजार की विशेषता ये है, जब आप प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ रहे होंगे, वहां पे आपको बताया गया होगा कि अल्पकाल में उत्पादन के दो साधन होते हैं। एक उत्पादन का परिवर्तनशील साधन है, जैसे लेबर है। अल्पकाल में यदि उत्पादन बढ़ाना है उत्पादक को, तो उत्पादक लेबर की संख्या में वृद्धि करके उत्पादन बढ़ा सकता है, उसके पास इतने मौके हैं। लेकिन अल्पकाल में उत्पादक के पास इतना टाइम नहीं है कि वो अतिरिक्त मशीनों की खरीदारी कर सके, एक प्लांट छोड़ के दूसरा प्लांट लगा सके। अर्थात पूंजी की मात्रा में वृद्धि करने का, या जो स्थिर साधन है, जो फिक्स्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, उनमें वृद्धि करके उत्पादन को नहीं बढ़ाया जा सका अल्पकाल में। अल्पकाल में जो प्रोडक्शन बढ़ता है मार्केट डिमांड को पूरा करने के लिए, वो केवल वेरिएबल जो परिवर्तनशील उत्पादन के साधन है उनकी मात्रा में वृद्धि करके बढ़ाया जा सकता है। फिक्स्ड फैक्टर्स की मात्रा में वृद्धि करके उत्पादन को नहीं बढ़ाया जा सकता। इसलिए अल्पकालीन बाजारों में उत्पादन में वृद्धि होती है, लेकिन उतनी तेजी से नहीं होती है, क्योंकि सारे फैक्टर्स वेरिएबल नहीं है। इसलिए यहां भी कीमतों के निर्धारण में मांग ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। पूर्ति भूमिका तो निभाती है, लेकिन मांग की तुलना में कम भूमिका निभाती है। ठीक है, ये शॉर्ट टर्म पीरियड मार्केट की विशेषता है। तीसरा जो है आपका दीर्घकालीन बाजार है, लॉन्ग रन मार्केट। या लॉन्ग रन का मतलब क्या होता है, मैं आपको ये समझा दे रहा हूं। देखिए, दीर्घकाल का मतलब ये है कि दीर्घकाल में उत्पादक के पास इतना समय होता है कि वो बाजार मांग को पूरा करने के लिए परिवर्तनीय साधनों में तो वृद्धि कर ही सकता है, स्थिर उत्पादन के साधनों में भी वृद्धि कर सकता है। जैसे वो लेबर और कच्चा मटेरियल, रॉ मटेरियल्स तो बढ़ा ही सकता है उत्पादन को बढ़ाने के लिए। वो नई मशीनों की खरीदारी कर सकता है, नए प्लांट लगा सकता है, छोटे प्लांट को छोड़ के बड़े प्लांट पे काम कर सकता है। इसका मतलब ये है कि लॉन्ग रन में पूरा का पूरा उत्पादन का पैमाना ही बदल जाता है। इसलिए लॉन्ग रन में जो कीमतों का निर्धारण होता है, उसमें पूर्ति पक्ष की ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका है, डिमांड साइड उतना रोल प्ले नहीं करता है। आप देखिए, आप ध्यान देंगे जैसे जैसे टाइम पीरियड बढ़ रहा है, डिमांड का रोल कम हो रहा है, सप्लाई का रोल बढ़ रहा है। अति अल्पकाल में केवल डिमांड का रोल है कीमत के निर्धारण में, अल्पकाल में डिमांड का ज्यादा रोल है, सप्लाई का कम रोल है, और दीर्घकाल में डिमांड का कम रोल है, सप्लाई का ज्यादा रोल हो जाता है कीमतों के निर्धारण में। इसी तरीके से अति दीर्घकालीन बाजारों में केवल और केवल आपका सप्लाई का रोल रह जाता है, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस का रोल रह जाता है, ग्रोथ का रोल रह जाता है कीमतों के निर्धारण में। इस आधार पे आप समय के आधार पे ये चार आपके मार्केट हैं। हाँ, एक बात और ध्यान रखिएगा, दीर्घकालीन बाजारों में जो कीमतों का निर्धारण होता है वो संतुलन कीमत स्तर होता है, जिसे सामान्य मूल्य कहते हैं। ठीक है, ये नोट करेंगे आप। दीर्घकालीन बाजार में मांग और पूर्ति की मदद से जो कीमतों का निर्धारण होता है वो संतुलन कीमत होता है, और जिसे सामान्य मूल्य कहते हैं, सामान्य कीमत कहते हैं। ये सवाल मैं आपको इसलिए एम्फेसाइज कर रहा हूं कि ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि बाजार मूल्य और सामान्य मूल्य में क्या अंतर है, इसको समझाइए। तो जो बाजार मूल्य होता है उसका निर्धारण अति अल्पकालीन बाजार में होता है, जबकि सामान्य मूल्य का निर्धारण दीर्घकालीन बाजार में होता है। आप इस बात को ध्यान में रखेंगे, ये सवाल आपसे पूछा जाता है। ठीक है, जो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है फैक्टर है, जिसको बेसिकली हम यहाँ पे जो बाजार का वर्गीकरण करेंगे, जिसे हमें प्राइस एंड आउटपुट डिटरमिनेशन में पढ़ना है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है फर्म की संख्या अथवा प्रतियोगिता के आधार पर बाजार का वर्गीकरण। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है और आपको यही पढ़ना है। तो जो मेरी अगली जो स्लाइड है वो ये है कि फर्म की संख्या अथवा प्रतियोगिता के आधार पर बाजार का वर्गीकरण। देखिए, ध्यान दीजिएगा, फर्म की संख्या अथवा प्रतियोगिता के आधार पर बाजार दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहला पूर्ण प्रतियोगी बाजार,
और दूसरा अपूर्ण प्रतियोगी बाजार। पूर्ण प्रतियोगी बाजार को हम परफेक्ट कंपटीशन मार्केट अंग्रेजी में कहते हैं। अपूर्ण प्रतियोगी बाजार को हम इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट इंग्लिश में कहते हैं। पूर्ण प्रतियोगी बाजार और अपूर्ण प्रतियोगी बाजार हमें डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। लेकिन डिटेल में पढ़ने से पहले मैं आपको इन दोनों बाजारों में जो बेसिक डिफरेंस है, मैं उसकी आपसे पहले थोड़ा-सा चर्चा कर ले रहा हूँ, फिर हम अपनी बात को आगे बढ़ाएँगे। देखिए, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट को समझने के लिए आप ज़रा एक उदाहरण समझिए आप। थोड़ा-सा प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल पे आइए आप, एक व्यावहारिक उदाहरण पे आइए। जैसे मान लीजिए कि आप सब्ज़ी की मंडी में जाते हैं, सब्ज़ी खरीदने जाते हैं सब्ज़ी मंडी में। सब्ज़ी मंडी में मान लीजिए आपको आलू खरीदने हैं, प्याज़ खरीदने हैं, टमाटर खरीदने हैं और बाकी जो हरी सब्जियाँ, मिर्च, लहसुन जो भी खरीदना है आपको, कोई भी सब्ज़ी खरीदना है, गोभी, आप सब्ज़ी मंडी में जाते हैं खरीदने के लिए। मान लीजिए आपको आलू खरीदना है। आप जानते हैं कि जहाँ पे सब्ज़ी मंडी लगती है, जहाँ पे सब्ज़ी मंडी के लिए सरकार ने जगह निर्धारित कर रखा है या कुछ लोग बगैर निर्धारित जगहों पे भी सब्ज़ी खरीदते हैं। लेकिन आप उस जगह की कल्पना करिए जहाँ पे सरकार ने या लोकल प्रशासन ने सब्ज़ी मंडी लगाने की इजाज़त दे रखी है। आप जानते हैं कि वहाँ पे सब्ज़ी के विक्रेता एक नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, सब्ज़ी के जी विक्रेता। सर। सब्ज़ी के विक्रेताओं की संख्या बहुत ज़्यादा है। आलू आपको खरीदना है। सब्ज़ी मंडी में आलू बेचने वाले भी बहुत ज़्यादा हैं और आलू के खरीदार भी बहुत ज़्यादा हैं। हमारे जी आपके जैसे सर। उपभोक्ता या खरीदार भी बहुत ज़्यादा है सब्ज़ी मंडी में, ठीक है। मुझे पता है कि खरीदार को पता है कि आलू की कीमत प्रत्येक विक्रेता कितने रुपए पे बेच रहा है। प्रत्येक विक्रेता को पता है कि बाज़ार में आलूएँ किस कीमत पे बेची जा रही हैं। यानी कि क्रेता और विक्रेता दोनों को बाज़ार की परिस्थितियों का ज्ञान है, कीमतों का ज्ञान है, ठीक है। दूसरा, एक ही आलू की किस्म लगभग सभी विक्रेता बेच रहे हैं। जो आलू मुझे ₹10 किलो मिल रहा है, वही बगल वाला भी बेच रहा है, उसके बगल वाला भी बेच रहा है और भी बहुत सारे ऐसे विक्रेता हैं जो आलू को बेच रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि वस्तुएँ क्या हैं, लगभग एक तरीके से हैं इस बाज़ार में, सहजाती जिसको कहा जाता है। आलू की एक ही किस्म बेची जा रही है, सहजाती वस्तुएँ हैं। प्रत्येक क्रेता तथा विक्रेता को बाज़ार की पूर्ण परिस्थितियों का ज्ञान है। अब यदि कोई विक्रेता चाहे कि किसी कस्टमर से ज़्यादा पैसा वसूल कर ले, तो क्या संभव है कि किसी कस्टमर से वो ज़्यादा पैसा वसूल लेगा? ₹10 के बजाय ₹13 में बेच देगा? नहीं बेच पाएगा, क्योंकि नहीं विक्रेता बेच पाएँगे सर। है कि आलू एक ही कीमत पे बेची जा रही है, इस कीमत पे बेची जा रही है। अगर किसी विक्रेता ने ₹13 में या ₹15 में बेचने का प्रयास किया, क्रेता तुरंत उसको छोड़ देगा और बगल के विक्रेता से खरीदारी करेगा जो उसको ₹10 किलो आलू दे रहा है। ठीक इसी तरीके से यदि कोई विक्रेता चाहे कि वो कम कीमत करके ज़्यादा माल बेच ले जाए, तो इस बाज़ार में ये भी संभव नहीं है कि क्योंकि यदि एक विक्रेता आलू को ₹10 के बजाय ₹8 में बेचना शुरू कर दिया, तो फिर क्या होगा? सभी विक्रेता ₹8 में बेचना शुरू कर देंगे और उस विक्रेता ने जो ये सोच के कीमतों में कमी किया था कि मेरे पास ज़्यादा कस्टमर आ जाएँगे, वो उसकी ये प्लानिंग फ़ेल कर जाएगी, क्योंकि सभी विक्रेताओं ने कीमतों में कमी कर दिया, ठीक है? इसका सीधा निष्कर्ष ये है कि इस बाज़ार में ये जो छोटी-छोटी फ़र्में हैं जो आलू को बेच रही हैं या सब्ज़ी बेच रही हैं, वो चाह कर भी कीमतों को प्रभावित नहीं कर सकती हैं, कीमतों को तय नहीं कर सकती हैं। पूरे बाज़ार में जिस कीमत पे आलू बेचा जा रहा है, उतने ही कीमत पे प्रत्येक व्यक्ति या प्रत्येक आलू का फ़ार्म बेचने के लिए बाध्य है। तो पूर्ण प्रतियोगी बाज़ार की विशेषता ये होती है कि ये वो बाज़ार होता है, जहाँ पर कीमत को तय करने का अधिकार फ़र्मों के पास नहीं होता है। फ़र्में कीमत को तय नहीं कर सकती, बाज़ार में जो कीमत तय होता है, फ़र्म उसी कीमत पर बेचने के लिए स्वतंत्र है, बाध्य है। ये आप ध्यान में रखेंगे कि इस बाज़ार में कीमतें स्थिर होती हैं और कीमतें फ़र्म नहीं तय करती है, उद्योग तय करता है। फ़र्म तथा उद्योग में क्या अंतर है, मैं इसको लिए आपको बाद में आऊँगा, ठीक है? आप इतना जानते रहिए। दूसरा अपूर्ण प्रतियोगी बाज़ार। जैसे इस स्लाइड को आप देखिए।
जैसे मैंने लिखा है कि परफेक्ट कंपटीशन और इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में क्या डिफरेंस होता है। स्लाइड में आप स्पष्ट आप देख रहे हैं कि परफेक्ट कंपटीशन पूर्ण प्रतियोगिता के लिए लिखा हुआ है कि पूर्ण प्रतियोगी बाजार में फर्मों की संख्या बहुत अधिक होती है, एक फर्म का आकार छोटा होता है। चूंकि बेचने वाले बहुत ज्यादा हैं, इसलिए एक फर्म के पास उत्पादन का कम ही हिस्सेदारी होगा। इसलिए फर्म इस स्थिति में नहीं होती है कि बाजार में कीमत को अकेले प्रभावित कर सके। इसलिए इस स्थिति में पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म कीमत स्वीकार करने वाली होती है। ठीक है, ये बात मैं ऑलरेडी अभी मैंने आपको समझाया है, सब्जी के बाजार का उदाहरण देके। ठीक, दूसरा, आप जरा दूसरे बाजारों के बारे में देखिए जो रियल वर्ल्ड में ज्यादा पाया जाता है, वास्तविक दुनिया में ज्यादा पाया जाता है। जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर है। ऑटोमोबाइल सेक्टर स्वचालित जो क्षेत्र है, इसमें कार की जो इंडस्ट्री है वो आ जाती है, मोटरसाइकिल की इंडस्ट्री आ जाती है, स्कूटी की इंडस्ट्री आ जाती है, बाइक की इंडस्ट्री आ जाती है। ये ऑटोमोबाइल सेक्टर है। ठीक है, आप जरा देखिए, क्या ऑटोमोबाइल क्षेत्र में या कार की इंडस्ट्री में क्या फर्मों की संख्या बहुत अधिक है? नहीं है। क्या फर्म के पास बाजार हिस्सेदारी का छोटा हिस्सा है? आप देखेंगे इस क्षेत्र में कुछ ऐसी फर्में हैं जिनकी बाजार पे बहुत ज्यादा पकड़ है, बहुत ज्यादा हिस्सेदारी है। जैसे आप कार इंडस्ट्री के बारे में देखिए, मारुति, हुंडई, टाटा, होंडा, ये कुछ ऐसे जो कंपनियों के नाम है, 80 से 90% मार्केट शेयर इन्हीं के पास है, 3-4 कंपनियों के पास है। ठीक है, और आप ये भी जानते हैं कि इन कंपनियां, चूंकि इनके पास बाजार हिस्सेदारी बहुत ज्यादा है, बड़ी फर्में हैं, इसलिए ये इस स्थिति में होती हैं कि ये वस्तुओं की कीमतों को निर्धारित कर सकती है, बदल सकती है। ठीक है, आप देखते हैं कि मारुति जैसे ही अपनी कीमत को बदलती है, दूसरी फर्में भी कीमत बदलने लगती है। इसका मतलब ये है, या दूसरी कार बेचने वाली कंपनियां भी कीमत बदलने लगती है। इसका मतलब ये है कि इस बाजार में फर्मों के पास कीमत तय करने का अधिकार होता है। तो अपूर्ण प्रतियोगी बाजार की विशेषता ये है, या आपसे कोई पूछे कि अपूर्ण प्रतियोगी बाजार किसे कहते हैं, आपका सीधे आंसर होगा कि अपूर्ण प्रतियोगी बाजार वो बाजार होता है जिसमें फर्म को अपने द्वारा उत्पादित वस्तुओं की कीमतों को तय करने का अधिकार होता है, या फर्म को वस्तुओं की कीमतों को तय करने का अधिकार होता है। जबकि पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म कीमत तय नहीं कर सकती है, केवल और केवल कीमत को स्वीकार करती है। ये आपका बेसिक डिफरेंस है पूर्ण प्रतियोगिता और अपूर्ण प्रतियोगी बाजार में। इस स्लाइड पे आइए। अपूर्ण प्रतियोगी बाजार 3 प्रकार का होता है आपका, नीचे से मैं आपको बता रहा हूं। एकाधिकारी बाजार, एकाधिकारिक बाजार और अल्पाधिकारी बाजार। मोनोपोली मार्केट, मोनोपोलिस्टिक मार्केट और ओलिगोपोल मार्केट। थोड़ा सा क्रम ये टाइप करने में मेरे से थोड़ा सा क्रम इधर उधर हुआ है, तो आप इस तरीके से आप इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट का क्लासिफिकेशन होता है, मोनोपोलिस्टिक मार्केट, ओलिगोपोली मार्केट, मोनोपोली मार्केट। देखिए इस स्लाइड को जरा ध्यान से देखिए। स्लाइड में टाइटल में ही लिखा है प्रतियोगिता तथा फर्मों की संख्या के आधार पर बाजार का वर्गीकरण। ठीक है, प्रतियोगिता तथा फर्मों की संख्या के आधार पर बाजार का वर्गीकरण। आप देखेंगे कि थोड़ा सा मैं इस फॉर्मेट में प्रीति मैम, क्या ये स्लाइड ठीक से दिखाई दे रहा है? इस फॉर्मेट में कोई भी रिप्लाई करे। दे रहा है सर। ठीक है, आप जरा देखिए, मेरा कर्सर आपको दिख रहा है? कर्सर तो मूव कर रहा है, कर्सर तो मूव कर रहा है, आप देख रहा है? ऊपर का पॉइंट नहीं दिख रहा है सर। ये जो कर्सर जो मूव कर रहा है वो नहीं दिख रहा है? दिख रहा है सर। दिख रहा है सर, दिख रहा है। चलिए कोई बात, जूम करने पर दिखता है सर। अब तो दिख रहा है। जी सर। देखिए ये क्या है ना, आप देखेंगे लेफ्ट साइड में, बाएं साइड में अपूर्ण प्रतियोगिता है, और अपूर्ण प्रतियोगिता में फर्म की संख्या कितने के बीच होती है? 1 तथा इनफाइनाइट के बीच में होती है। ठीक है जी। दूसरी तरफ सबसे ऊपर है
पूर्ण प्रतियोगिता जिसमें फर्मों की संख्या कितनी होती है? अपरिमित लिखा है, बहुत ज़्यादा होती है। फिर एकाधिकारिक प्रतियोगिता है, इसमें भी फर्मों की संख्या क्या है? बहुत अधिक है। नीचे अल्पाधिकारी या ओलिगोपोली मार्केट है, जिसमें फर्मों की संख्या क्या होती है? कम होती है। और सबसे नीचे आपका डिओपोली मार्केट है, नहीं सबसे नीचे से पहले डिओपोली मार्केट है, जिसमें 2 फर्में होती हैं मार्केट में। वस्तु जी का सर। उत्पादन करने वाली 2 फर्में हैं। और सबसे नीचे आपका मोनोपोली है, जिसको आप एकाधिकार कहते हैं, इसमें सिर्फ़ एक ही विक्रेता होता है। तो आपको बेसिकली ये समझना है कि फर्म की संख्या के आधार पर बाज़ार का वर्गीकरण। एक तरफ पूर्ण प्रतियोगिता है, जिसमें फर्मों की संख्या बहुत अधिक होती है और दूसरी तरफ अपूर्ण प्रतियोगिता है, जिसमें फर्मों की संख्या 1 से अनंत के बीच में होती है, जिसमें आप पहला जो है आपका मोनोपोलिस्टिक मार्केट, जिसमें फर्मों की संख्या बहुत अधिक है। दूसरा अल्पाधिकारी बाज़ार है, जिसमें फर्मों की संख्या 2 से 10 के बीच में होती है और तीसरा आपका मोनोपोली मार्केट या एकाधिकारी बाज़ार है, जिसमें फर्मों की संख्या सिर्फ़ 2 होती है। सॉरी सिर्फ़ 1 विक्रेता होता है। जैसे आपका इंडियन रेलवे है, रेलवे की सेवा प्रदान करने वाला सिर्फ़ एक ही फर्म है इंडिया में, इसलिए इंडियन रेलवे जो है आपका भारतीय जो रेल है, वो क्या है? मोनोपोली मार्केट का एक अच्छा उदाहरण है, ठीक है? तो फर्मों की संख्या के आधार पे आपका ये वर्गीकरण है कि पूर्ण प्रतियोगी बाज़ार में बहुत अधिक फर्में हैं, एकाधिकारिक बाज़ार में भी बहुत अधिक फर्में हैं, लेकिन थोड़ा-सा डिफ़रेंस है। अल्पाधिकारी बाज़ार में फर्मों की संख्या 2 से 10 के बीच में होती है और मोनोपोली मार्केट में सिर्फ़ 1 फर्म होती है। देखिए, आगे बढ़ने से पहले या पूर्ण प्रतियोगी मार्केट पे आगे आने से पहले, मैं आपको एक और पॉइंट है जिसको मैं डिस्कस करना चाहूँगा, वो ज़रूरी पॉइंट है। वो ये है कि फर्म और उद्योग में क्या अंतर होता है, ठीक है? फर्म तथा उद्योग में क्या अंतर है? ये इसको समझना थोड़ा-सा ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए आप कार को लीजिए, कार, ठीक है? कार बनाने वाली अभी मैंने आपको बताया कि मारुति भी कार बनाती है, हुंडई भी कार बनाती है, टाटा भी कार टाटा। बनाता है, होंडा भी कार बनाता है, आजकल किया भी आ गया है और बहुत सारी कंपनियाँ कुछ और भी कंपनियाँ हैं जो कार बनाती हैं, ठीक है? तो ये कार बनाने वाली अलग-अलग कंपनी है यानी अलग-अलग फर्में हैं। एक फर्म आपका टाटा हो गया, एक फर्म आपका मारुति हो गया, ये अलग-अलग फर्में या अलग-अलग कंपनियाँ हैं कार बनाने वाली। लेकिन जब इन्हीं सभी कार बनाने वाली कंपनियों को जोड़ दिया जाता है, सभी फर्मों को जोड़ दिया जाता है, तो हम ये कहते हैं ये कार का उद्योग है। तो जो उद्योग होता है, वो अर्थव्यवस्था का एक क्षेत्र होता है। जैसे आपका एग्रीकल्चर क्षेत्र है, औद्योगिक क्षेत्र है, सेवा क्षेत्र है। उसी तरीके से उद्योग जो है, जो कार का उद्योग है, अर्थव्यवस्था का एक उप क्षेत्र है। जबकि फर्में जो हैं, इस उद्योग में काम करने वाली अलग-अलग कंपनियाँ होती हैं। ये आप इसका अंतर आप ध्यान रखेंगे। जब आप फर्मों के जो सम्मिलित रूप होता है, उसी को उद्योग कहा जाता है। इसलिए मैंने आपको सबसे पहला पॉइंट जो लिखा है कि उद्योग एक अर्थव्यवस्था के अंदर एक प्रकार के व्यवसाय को सूचित करता है, जबकि एक फर्म एक उद्योग के अंदर एक व्यावसायिक प्रतिष्ठान है। दूसरा, एक उद्योग में कई फर्में हो सकती हैं। उद्योग ज़्यादा बड़ा होता है, फर्में छोटी होती हैं और फर्में मिलके ही उद्योग का निर्माण करती हैं। तीसरा पॉइंट मैंने लिखा है, उद्योग कोई इकाई नहीं है, जबकि फर्म एक कंपनी है। एक फर्म एक प्रकार का व्यवसाय है, जबकि उद्योग अर्थव्यवस्था का एक उपक्षेत्र होता है, ठीक है? तो ये उद्योग और फर्म में आप अंतर याद रखेंगे। जो बेसिक डिफरेंस वो यही है कि एक उद्योग में जैसे कार का उद्योग है, तो कार के उद्योग में कार के उत्पादन करने वाली 1 से अधिक फर्में हैं, 1 से अधिक कंपनियाँ हैं। इन सभी कंपनियों को मिला देंगे तो हम कार का उद्योग हो जाएगा, कार की इंडस्ट्री हो जाएगी, ठीक है? परफेक्ट कंपटीशन एंड इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में जो डिफरेंस है, मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि पूर्ण प्रतियोगी बाजार में फर्म कीमत नहीं तय करती है, उसको स्वीकार करना पड़ता है, जो बाजार कीमत तय कर देता है, जबकि अपूर्ण प्रतियोगी बाजार में फर्में कीमत को तय करती हैं, ठीक है? अब हम जो पहला मार्केट का क्लासिफिकेशन है, फर्म की संख्या अथवा प्रतियोगिता के आधार पे, वो ये है कि पूर्ण प्रतियोगी बाजार क्या होता है
परफेक्ट कंपटीशन मार्केट क्या होता है, उसकी क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, पूर्ण प्रतियोगी बाजार की जो विशेषताएं हैं ये बेहद बेहद महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं और ये आपको याद होना चाहिए, समझ के साथ याद होना चाहिए और यहाँ से आपसे सवाल पूछे जाते हैं और इन विशेषताओं को आगे इन विशेषताओं का प्रयोग भी है। ऐसा नहीं कि विशेषताएं ऐसे ही हैं, आप याद करें ना करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क पड़ेगा। आपको इनको अच्छे से तैयार करना है, समझना है इनको बेसिकली। ठीक है, और कोई कठिन बात नहीं है, आप समझ जाएंगे, आपके अंदर इतनी क्षमता है कि आप समझ जाएंगे। थोड़ा सा कंसंट्रेट कीजिए अपने आप को। ठीक, देखिए पहली जो विशेषता है पूर्ण प्रतियोगी बाजार की, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि जो कृषि जो प्रोडक्ट्स है, खाद्यान्न वस्तुओं का जो उत्पादन होता है, कृषिगत उत्पाद है, वो किस बाजार का लगभग उदाहरण है? पूर्ण प्रतियोगी बाजार का उदाहरण है। अभी मैंने आपको सब्जी मंडी का उदाहरण बताया, वो किसका उदाहरण है? पूर्ण प्रतियोगी बाजार का उदाहरण है। ठीक है, सब्जी मंडी आपका एक तरीके से पूर्ण प्रतियोगी बाजार का उदाहरण है। ठीक, इसी तरीके से हालांकि ये काल्पनिक बाजार है और पूर्ण प्रतियोगी बाजार की जो विशेषताएं यहाँ पे आप पढ़ेंगे ये किसी वास्तविक बाजार में नहीं पाया जाता है, लेकिन एक नजदीकी उदाहरण पूर्ण प्रतियोगी बाजार का, जो आपकी सब्जी मंडी है, जो आपके चावल और राशन की दुकानें जो मंडी में बेचे जाते हैं, चावल मंडी में, गल्ला मंडी में जो बेचे जाते हैं, वो एक तरीके से पूर्ण प्रतियोगी बाजार का उदाहरण है। ठीक है, जो आपके जो शेयर मार्केट है, स्टॉक्स मार्केट है, वो भी आपका पूर्ण प्रतियोगी बाजार का उदाहरण है। ठीक, ये आप ध्यान रखिए, जब भी आप बाजार पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी होने चाहिए कि इस बाजार के उदाहरण वास्तविक जीवन में क्या है। पहली विशेषता यह है पूर्ण प्रतियोगी बाजार की कि क्रेता तथा विक्रेताओं की बहुत अधिक संख्या होती है इस बाजार में। खरीदार भी बहुत ज्यादा है और बेचने वाले भी बहुत ज्यादा है। तो ध्यान दीजिएगा कि जब बेचने वाले बहुत ज्यादा हैं और खरीदार बहुत ज्यादा हैं, इसका सीधा मतलब ये है कि एक फर्म के पास जो मार्केट में जो बाजार की जो हिस्सेदारी होगी, मतलब जितनी बेची जा रही है माल, एक फर्म जो बेचेगा वो टोटल बाजार में बेचे जाने वाले वस्तुओं का क्या होगा? थोड़ा सा ही मात्रा होगा। इसलिए इस बाजार में फर्मों के पास बाजार हिस्सेदारी का छोटा सा हिस्सा होता है और छोटा सा हिस्सा होने के कारण उनके उत्पादन नीति एवं कीमत नीति का मार्केट में जो कीमत तय होता है उस पर कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। इसलिए जब आप देखेंगे, आप जरा फिगर को देखिए, औसत आय वक्र पूर्ण प्रतियोगी बाजार में कैसे बनता है। आप देखेंगे कि 3 रुपए पे, ये डायग्राम ये दिखा रहा है कि 3 रुपए पे औसत आय वक्र, जो कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में सीमांत आय के बराबर होता है, ये आधार अक्ष के समानांतर है, यानी कि उत्पादन अक्ष के समानांतर है। इसका मतलब ये है कि एक बार बाजार में जो कीमत 3 रुपया तय हो गया है, अब कोई भी फर्म इस कीमत पे जितना चाहे उतना माल उत्पादन करने के लिए स्वतंत्र है। हाँ, लेकिन फर्म क्या कर सकती है? फर्म कीमतों में परिवर्तन नहीं ला सकती है, वो ज्यादा से ज्यादा इस कीमत में माल को बेच सकती है। ठीक है, इसलिए एवरेज रेवेन्यू कर्व या औसत आय वक्र हमेशा पूर्ण प्रतियोगी बाजार में आधार अक्ष के समानांतर होता है। 3 रुपया यदि एक बार कीमत तय हो गया, वो कीमत आपका मार्केट में प्रचलित रहेगा। क्यों? क्योंकि कोई भी एक सिंगल फर्म आपका बाजार में कीमत बदलने के लिए काबिल नहीं होता है, कैपेबल नहीं होता है। ठीक है, एक चीज और मैं आपको बता दे रहा हूं कि किसी भी बाजार परिस्थिति में, इस पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा, किसी भी बाजार परिस्थिति में जो प्राइस होता है, जो वस्तु का कीमत होता है, वो औसत आय के बराबर होता है। प्राइस किसके बराबर होता है? एवरेज रेवेन्यू के बराबर होता है। क्यों? क्योंकि क्रेता जो कीमत अदा करता है विक्रेता को, वही कीमत विक्रेता की आय होती है। इसलिए पी और ए आर किसी भी मार्केट कंडीशन में, चाहे वो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट हो या इनपरफेक्ट कंपटीशन मार्केट हो, पी और ए आर हमेशा दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं।
एआर और एमआर केवल पूर्ण प्रतियोगी बाजार में बराबर होगा, लेकिन प्राइस और एआर हर बाजार में एक दूसरे के बराबर होता है, पी ही एआर होता है। दूसरी वस्तु जो एवरेज रेवेन्यू कर्व होता है वही डिमांड कर्व होता है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। औसत आय वक्र भी डिमांड कर्व होता है, क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एवरेज रेवेन्यू कर्व क्या बता रहा है कि विभिन्न कीमत स्तर पे मांग की मात्रा कितनी है, उत्पादन की मात्रा कितनी है। इसका मतलब ये है कि एवरेज रेवेन्यू कर्व ही आपका डिमांड कर्व है। इसलिए आप ध्यान रखेंगे कि पूर्ण प्रतियोगी बाजार में जो औसत आय रेखा या कीमत रेखा जो आधार अक्ष के समानांतर है, ये फर्म की मांग रेखा भी है। यदि आपसे कोई पूछे कि पूर्ण प्रतियोगी बाजार में मांग वक्र कैसे बनता है, तो आप तुरंत जवाब देंगे कि पूर्ण प्रतियोगी बाजार में औसत आय वक्र ही मांग वक्र होता है। इसलिए मांग वक्र आधार अक्ष के समानांतर होता है, उत्पादन अक्ष के समानांतर होता है। ये अभी मैं आपको पहली विशेषता ही बता रहा हूँ, ठीक है। ये हमेशा आप ध्यान रखेंगे कि पूर्ण प्रतियोगी बाजार में औसत आय वक्र अथवा मांग वक्र आधार अक्ष के समानांतर होता है, ठीक। जो दूसरी विशेषता है पूर्ण प्रतियोगी बाजार की, वो ये है कि क्रेता तथा विक्रेता स्वतंत्र होते हैं और वो किसी के दबाव में निर्णय नहीं लेते हैं, ठीक है, स्वतंत्र निर्णय लेते हैं। विक्रेता को किस विक्रेता से खरीदना है, ये उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, वो अपने फ्रीडम के हिसाब से किसी से भी खरीदारी कर सकता है। तीसरी विशेषता है वस्तुओं की एकरूपता अथवा वस्तु विभेद का अभाव। मैंने टाइप करते समय ये गलत हो गया, भाव लिखा है, आप इसको भाव नहीं पढ़ेंगे, अभाव पढ़ेंगे। वस्तुओं की एकरूपता अथवा वस्तु विभेद का अभाव। जैसे मैंने अभी आपको उदाहरण बताया था कि आलू जो है लगभग एक ही आलू की किस्म सभी विक्रेता बेच रहे हैं। इसका सीधे मतलब ये है कि पूर्ण प्रतियोगी बाजार में वस्तुएं पूर्णतः सहजाती होती हैं। किसी भी प्रकार का रंग को लेके, वजन को लेके, स्टाइल को लेके वस्तुओं में सभी फर्में एक ही प्रकार की वस्तुओं को बेचती हैं। वस्तुओं में फर्मों के बीच में कोई वस्तु विभेद, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन नहीं पाया जाता है। ये एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और पूर्ण प्रतियोगी बाजार में कीमतों के स्थिर रहने के लिए ये विशेषता का होना भी आवश्यक है, क्योंकि यदि वस्तु विभेद हो गया तो इस बाजार में कीमतें स्थिर नहीं रह पाएंगी। इसलिए ध्यान रखिएगा, जो औसत आय वक्र जो आप दिखा रहे हैं कि इस बाजार में आधार अक्ष के समानांतर होता है, उसका एक कारण ये भी है कि इस बाजार में वस्तुएं पूर्णतः सहजाती होती हैं, इसलिए एक ही कीमत प्रचलित रहता है इस बाजार में, ठीक है। चौथी विशेषता क्रेता तथा विक्रेता को बाजार से संबंधित पूर्ण ज्ञान है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। पांचवी विशेषता, इस बाजार में उद्योग में फर्में जितनी चाहे उतनी फर्में इस उद्योग में उत्पादन करने के लिए, माल बेचने के लिए प्रवेश कर सकती हैं और जो फर्में हानि पे काम कर रही हैं, लॉस को मेंटेन नहीं कर पा रही हैं, वो उद्योग को छोड़ के बाहर भी जा सकती हैं। यानी कि फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स है इस इंडस्ट्री में, इस बाजार में। जो चाहे फर्में आके उत्पादन शुरू कर सकती है और जो चाहे फर्में यदि वो हानि पे काम कर रही हैं, अपना कारोबार बंद करना चाहती हैं, तो इंडस्ट्री को छोड़ के बाहर भी जा सकती है। यहाँ पे मैंने गलती से फलों का स्वतंत्र प्रवेश तथा बहिर्गमन लिखा है, या फल नहीं लिखेंगे, आप इसको फर्म समझेंगे। फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश तथा बहिर्गमन है उद्योग में, फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स है इंडस्ट्री में, ठीक है। छठा, जो छठी विशेषता है, उत्पादन के साधनों में पूर्ण गतिशीलता, परफेक्ट फैक्टर मोबिलिटी। इसका मतलब ये है, जैसे कि मान लीजिए कि 5 फर्म है या 10 फर्म है या 50 फर्म है इस इंडस्ट्री में काम करने वाली, तो हर फर्म कुछ ना कुछ लेबर को हायर कर रखी होगी, पहली फर्म भी, दूसरी फर्म भी, 50वीं फर्म भी। तो कोई भी उत्पादन का साधन जब चाहे तब एक फर्म को छोड़ के दूसरे फर्म में काम करने के लिए जा सकता है, या एक इंडस्ट्री को छोड़ के दूसरे इंडस्ट्री में काम करने के लिए जा सकता है। इसकी पूर्ण स्वतंत्रता है, इस पे कोई भी प्रतिबंध नहीं है। उत्पादन का साधन का मतलब आप समझने के लिए लेबर को ले लीजिए कि लेबर कार इंडस्ट्री को छोड़ के मोटरसाइकिल इंडस्ट्री में जा सकता है,
कार इंडस्ट्री को छोड़ के दूसरे इंडस्ट्री में जा सकता है, वो टाटा को छोड़ के हुंडई के साथ काम कर सकता है, इस पे कोई प्रतिबंध नहीं है। ये परफेक्ट फैक्टर मोबिलिटी पाई जाती है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में, ठीक है। सातवीं जो विशेषता है और इम्पोर्टेंट विशेषता है, वस्तुओं की परिवहन लागत तथा विक्रय लागत का अभाव। पहले आप समझ लीजिए विक्रय लागत का अभाव, सेलिंग कॉस्ट। देखिए कोई भी कंपनी अपने बाजार मार्केट में अपने वस्तुओं को प्रमोट करने के लिए, ताकि उसकी बिक्री ज्यादा से ज्यादा बढ़े, उसको बढ़ाने के लिए क्या करती है, विज्ञापन का सहारा लेती है। आप जानते हैं टीवी का विज्ञापन आता है, शैम्पू का विज्ञापन आता है मार्केट में, बहुत सी खाने चीजों का विज्ञापन आता है, होटल्स के विज्ञापन आते हैं, तमाम चीजों के, कार का विज्ञापन आता है। तो इसी को कहते हैं कि सेलिंग स्ट्रेटजी, विक्रय की रणनीति। और इस विज्ञापन पे जो खर्च किया जाता है, जो कंपनियों के द्वारा लागत वहन किया जाता है, इसको हम कहते हैं विक्रय लागत। तो आप जानते हैं कि पूर्ण प्रतियोगी बाजार में सभी फर्में पूर्णतः सहजाती वस्तुओं का उत्पादन करती हैं, तो क्या किसी विक्रय लागत की विज्ञापन व्यय की जरूरत पड़ेगी? स्पष्ट है कि पूर्ण प्रतियोगी बाजार में चूंकि वस्तुएं पूर्णतः सहजाती होती हैं, इसलिए विक्रय लागत का पूर्णतः अभाव है। किसी भी विक्रय लागत को बियर करने की जरूरत होती ही नहीं है फर्म के लिए, ये ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। इसके अलावा वस्तुओं की परिवहन लागत, मैंने आपको सब्जी मंडी का उदाहरण बताया कि आलू के बहुत सारे विक्रेता बैठे हैं। आप जरा सोचिए, हालांकि बहुत सटीक उदाहरण नहीं है, लेकिन आप फिर भी समझने के लिए सोचिए कि अगर एक आलू के खरीदार से आप नहीं खरीदना चाहते हैं, दूसरे से खरीदना चाहते हैं, क्या आपको आने जाने के लिए एक विक्रेता से दूसरे विक्रेता के पास जाने के लिए कोई पैसा खर्च करना पड़ रहा है, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंडिचर करना पड़ रहा है? बिल्कुल नहीं करना पड़ रहा है। यानी कि इस विशेष मार्केट की एक और विशेषता है कि परिवहन लागत का भी अभाव पाया जाता है, ठीक है। ये सारी इंपॉर्टेंट विशेषताएं हैं पूर्ण प्रतियोगी बाजार की, और इन विशेषताओं को आप ध्यान से याद रखेंगे और समझते रहेंगे। ये सवाल आपसे पूछा जाता है कि पूर्ण प्रतियोगी बाजार से आप क्या समझते हैं, पूर्ण प्रतियोगी बाजार की महत्वपूर्ण विशेषताओं की चर्चा कीजिए या समझाइए या बताइए, ये सवाल आपसे पूछा जाता है, ठीक है। एक चीज और आगे थोड़ा सा इक्विलिब्रियम पे आने से पहले एक चीज मैं चर्चा कर लेना चाहता हूं इस बाजार में, कि जैसे अभी मैंने आपको बताया कि पूर्ण प्रतियोगी बाजार में फर्म मूल्य को स्वीकार करती हैं, फर्में मूल्य को तय नहीं करती हैं। तो एक सीधा सा सवाल ये है कि फर्म यदि मूल्य को तय नहीं करती है तो मूल्य को तय कौन करता है, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिएगा, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में सरकार का रेगुलेशन जीरो होता है, सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता है। सरकार उत्पादन संबंधी कोई भी निर्णय नहीं लेती है, खरीदारी संबंधी कोई निर्णय नहीं लेती है। मतलब सरकार न सब्सिडी देती है, न टैक्स लगाती है, न डिसीजन मेकिंग में कोई रोल प्ले करती है। यानी कि जितना भी प्रोडक्शन होगा उस इंडस्ट्री में, जैसे कार की इंडस्ट्री है, हालांकि कार की इंडस्ट्री परफेक्ट कंपटीशन मार्केट का उदाहरण नहीं है, आप ध्यान रखेंगे, पर मैंने आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि कार की इंडस्ट्री में जो सप्लाई होगा या जो डिमांड होगा, जो सप्लाई होगी वो किसके आधार पे होता है कि मार्केट में डिमांड कितनी है, ठीक है। तो जिस बाजार में सरकारी हस्तक्षेप नहीं होता है, जैसे परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है, वहां पर मार्केट में जो उदाहरण जो आपका कीमतें तय होती हैं या उत्पादन की मात्रा का निर्धारण होता है, वो डिमांड और सप्लाई के आधार पर होता है, मांग और पूर्ति के आधार पर होता है। इसका मतलब ये है कि कार की इंडस्ट्री में या सब्जी के उद्योग में या खाद्यान्नों के उद्योग में कितनी खाद्यान्नों की उत्पादन करके पूर्ति की जाएगी, ये डिमांड और सप्लाई तय करेगा। यानी कि उद्योग बाजार मांग और बाजार पूर्ति के आधार पर निर्णय लेता है। इसलिए पूर्ण प्रतियोगी बाजार में बाजार मांग और बाजार पूर्ति के द्वारा जो कीमत तय हो जाता है, बाजार में जो कीमतें तय होती हैं, सभी फर्में उस कीमत पे बेचने के लिए स्वतंत्र होती हैं। आप देखेंगे डायग्राम में दो पैनल हैं, एक इंडस्ट्री का पैनल है, दूसरा फर्म का पैनल है। इंडस्ट्री को ही आप मार्केट समझेंगे, इंडस्ट्री का मतलब क्या, मार्केट में। तो आप जानते हैं कि जो मार्केट डिमांड कर्व होता है, ये देखिए, ये डीडी कर्व है
ऊपर से नीचे की तरफ गिरता हुआ है, ये सामान्य डिमांड कर्व है, और ये सप्लाई कर्व है, ये भी नीचे से ऊपर की तरफ चढ़ता है। डिमांड और सप्लाई के आधार पे उद्योग ने ये तय कर दिया कि वस्तु की कीमत कितनी है, ओपी है वस्तु की कीमत। ये डिमांड और सप्लाई के आधार पे वस्तु की कीमत ओपी निर्धारित हो गई आपकी। ये उद्योग ने बाजार मांग और बाजार पूर्ति के आधार पर तय कर दिया। अब यदि कोई फर्म बी है, वो इस इंडस्ट्री में काम कर रही है, वस्तुओं को बेच रही है, तो इसी ओपी कीमत पे ये फर्म भी अपना माल बेचेगी, और इसका जो मांग वक्र होगा वो आधार अक्ष के समानांतर होगा। वो क्यों आधार अक्ष के समानांतर होगा, ये ऑलरेडी हम पहले बता चुके हैं। तो उद्योग ने जो कीमत तय कर दिया, संतुलन कीमत स्तर जो तय कर दिया है, बाजार में जो बी फर्म है इसी कीमत पे बेचेगी। यदि कोई फर्म सी है वो भी ओपी कीमत पे ही बेचेगी। यदि कोई फर्म डी है वो भी ओपी कीमत पे बेचेगी। यदि कोई फर्म ई है, इसी तरीके से जितनी फर्में हैं इस इंडस्ट्री में काम करने वाली, उत्पादन करने वाली, वो सभी ओपी कीमत पे ही बेचेंगी। तो बिल्कुल तय है कि इस बाजार में, इस पूर्ण प्रतियोगी बाजार में, उद्योग बाजार मांग और बाजार पूर्ति के आधार पर कीमतों को तय करता है, और सभी फर्में उस मूल्य पर बेचने के लिए स्वतंत्र हैं या बाध्य हैं। ठीक है। अगला प्रश्न इसी से जुड़ा हुआ प्रश्न है और बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये आप ध्यान से स्लाइड को देखेंगे कि इससे जुड़ा हुआ प्रश्न है और बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, जैसा कि अभी हमने चर्चा किया कि पूर्ण प्रतियोगिता में काम करने वाली फर्म कीमत को तय नहीं करती है, वो कीमत को स्वीकार करती है जो उद्योग तय कर देता है। तो प्रश्न ये है कि चूंकि फर्मों का जो मुख्य उद्देश्य होता है, जो रेशनल फर्म्स हैं उनका मुख्य उद्देश्य होता है, या जो रेशनल प्रोड्यूसर है, अपने लाभ को अधिकतम करने के लिए। तो जब फर्म के पास कीमत तय करने का अधिकार ही नहीं है, तो सवाल ये है कि अपने लाभ को अधिकतम करने के लिए फर्म करती क्या है, कैसे अपने लाभ को अधिकतम करती है। देखिए, ध्यान दीजिएगा, कोई फर्म लाभ को अधिकतम कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, ये सिर्फ कीमत नहीं तय करता है। ठीक है, सिर्फ कीमतें से लाभ नहीं तय होती है, क्योंकि लाभ तो इस बात पे भी तय होता है ना कि बाजार में वस्तु की मांग कितनी है, उत्पादन की लागत कितनी है, विक्रय कितना हो रहा है, कितना माल बेचा जा रहा है, बाजार में डिमांड वस्तुओं की है कि नहीं है, लाभ तो इस पे भी डिपेंड करता है। इसलिए फर्म इस बाजार में अपने लाभ को अधिकतम करने के लिए उत्पादन का समायोजन करती है। मतलब उत्पादन का समायोजन इस तरीके से करती है कि वो उस उत्पादन के स्तर का उत्पादन करती है जो न्यूनतम लागत पे जिसको वो प्राप्त कर सके। ठीक है, यानी ध्यान रखिएगा, लागत को न्यूनतम करके अधिक से अधिक उत्पादन करना पूर्ण प्रतियोगी फर्म का लाभ प्राप्त करने का तरीका होता है। वो कीमत को नहीं छूती है, लेकिन लागतों को न्यूनतम करने का प्रयास करती है और उत्पादन का समायोजन करती है ताकि अपने लाभ को अधिकतम कर सके। इसीलिए ये सवाल पूछा जाता है कि आप तो देख रहे हैं कि पूर्ण प्रतियोगी बाजार, नाम है पूर्ण प्रतियोगी बाजार, इस बात को सभी विद्यार्थी ध्यान से सुनेंगे। नाम है पूर्ण प्रतियोगी बाजार, पूर्ण प्रतियोगिता। तो जब कीमत सभी फर्में एक ही कीमत पे बेच रही है तो प्रतियोगिता है कहां? तब तो प्रतियोगिता एक तरीके से है ही नहीं। तो ये सवाल आपसे इंटरव्यू में कई बार पूछा जाता है कि जब सभी फर्में एक ही कीमत पे बेच रही है तो प्रतियोगिता कहां पे है? तो आपका सीधा जवाब ये होगा कि प्रतियोगिता लागत को कम करने के लिए है। फर्मों के बीच में आपस में प्रतिस्पर्धा है, कहां पे है? हर फर्म ये प्रयास करेगी कि वो कम लागत पे उत्पादन करे, और इसका सीधा फायदा इंडस्ट्री को मिलता है, कंज्यूमर को मिलता है। जब कम लागत पे उत्पादन होगा तो बाजार में कीमतें डाउन होगी, और इसका फायदा किसको मिलेगा? अगर आपसे कोई पूछे कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में प्रतियोगिता कहां पे है, तो आप इसका सीधा जवाब देंगे कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में जो प्रतियोगिता होती है वो लागतों को न्यूनतम करने के लिए होती है, कीमतों में प्रतियोगिता नहीं होती है। इसलिए आप ध्यान से स्लाइड को मैं आपको जो मैंने लिखा मैं पढ़ रहा हूं कि पूर्ण प्रतियोगिता में वस्तु के मूल्य का निर्धारण उद्योग के द्वारा होगा, जबकि उत्पादन का निर्धारण तथा समायोजन फर्म द्वारा होगा, जिससे वह संतुलन अथवा अधिकतम लाभ की स्थिति प्राप्त कर सके। इस प्रकार उत्पादन
का इस प्रकार निर्धारण तथा समायोजन होता है जिससे न्यूनतम लागत पर दिए हुए मूल्य के साथ लाभ अधिकतम हो सके। दूसरा पॉइंट, इसलिए पूर्ण प्रतियोगी बाजार में प्रतियोगिता इस अर्थ में पूर्ण है कि इस बाजार में फर्मों के बीच में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होती है, लागतों को न्यूनतम करने की प्रतिस्पर्धा होती है। इस बाजार में कीमत अथवा विज्ञापन व्यय के आधार पर प्रतिस्पर्धा नहीं होती है। ठीक है, तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में फर्म लाभ को अधिकतम करने के लिए क्या करती है? उत्पादन का समायोजन करती है, और इस प्रकार से समायोजन करती है ताकि लागतें कम से कम आए। ये ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, अब जो आपका थ्रस्ट है, जो मेन पॉइंट है, जिसके लिए हम इतना बैकग्राउंड, इतना पृष्ठभूमि तैयार कर रहे थे, वो ये है कि पूर्ण प्रतियोगी बाजार में काम करने वाली फर्म संतुलन कीमत एवं उत्पादन का निर्धारण कैसे करती है। पूर्ण प्रतियोगी बाजार में काम करने वाली फर्म संतुलन कीमत एवं उत्पादन का निर्धारण कैसे करती है। देखिए, ध्यान दीजिएगा, अभी मैंने बताया कि अल्पकाल और दीर्घकाल की हमने अभी स्टार्टिंग में चर्चा किया था कि अल्पकाल से हमारा अभिप्राय वो होता है। एक मिनट, थोड़ा आप लोग रुकेंगे। हाँ सॉरी, थोड़ा सा एक जरूरी काम था इसलिए मैं चला गया था। तो हमने अभी चर्चा किया कि अल्पकाल क्या होता है और दीर्घकाल क्या होता है। ठीक है, और अल्पकाल में हमने ये चर्चा किया है कि अल्पकाल में बाजार मांग को पूरा करने के लिए फर्म के पास इतना समय नहीं होता है कि वो उत्पादन के सभी साधनों में वृद्धि कर सके। वो बाजार मांग को पूरा करने के लिए, उत्पादन बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लेबर बढ़ा सकती है, कच्चा माल बढ़ा सकती है, कैपिटल में, पूंजी की मात्रा में परिवर्तन नहीं कर सकती है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, अल्पकाल का मतलब ये होता है। ठीक है, वो नए प्लांट पे नहीं काम कर सकती है, उसको एक ही प्लांट पे काम करना है, और हर प्लांट से संबंधित एक लागत वक्र होता है। हर प्लांट पे उत्पादन करने का एक लागत आता है, उससे संबंधित लागत वक्र होता है। ठीक है, जबकि दीर्घकाल में परिस्थितियां बदल जाती हैं। तो अभी हम अल्पकाल में चर्चा करेंगे कि अल्पकाल में पूर्ण प्रतियोगिता में काम करने वाली फर्म संतुलन कीमत एवं उत्पादन का निर्धारण कैसे करेगी। फिर हम दीर्घकाल पे भी देखेंगे। देखिए, ध्यान दीजिएगा, नॉर्मली लोगों को ये लगता है कि फर्म है वो हमेशा प्रॉफिट ही अर्न करती है, उसको हमेशा लाभ मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अल्पकाल में चूंकि लाभ की मात्रा सिर्फ कीमतों पे नहीं निर्भर करती है, लाभ की मात्रा इस बात पे भी निर्भर करती है कि बाजार में डिमांड है कि नहीं है, लागत कितना आ रहा है। इसलिए, और सभी फर्में एक समान क्षमता की नहीं होती हैं, सभी फर्मों की प्रोडक्शन इफिशियंसी एक समान नहीं होती है। इसलिए इस बाजार में अल्पकाल में ऐसा हो सकता है कि अल्पकाल में उत्पादन करने वाली कुछ फर्मों को एक्सेस प्रॉफिट या सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी मिल सकता है। असामान्य लाभ, अर्थात जो उत्पादन लागत है उससे कहीं ज्यादा वो कीमत वसूल कर ले रही है और बहुत फायदे ही फायदे में हो सकती है। अल्पकाल में कुछ फर्में ऐसे भी हो सकती हैं जिनको केवल सामान्य लाभ मिले। सामान्य लाभ का मतलब कि जितनी उत्पादन लागत है उतने के बराबर वो मूल्य वसूल कर ले रहा है। इसके अलावा तीसरा कंडीशन भी हो सकता है, अल्पकाल में ये भी हो सकता है कि कुछ फर्में यदि प्रॉफिट को मेंटेन नहीं कर पा रही हैं तो हानि पर भी काम कर सकती हैं। ठीक है, अल्पकाल में फर्में हानि पे भी काम कर सकती हैं। ये सवाल आपसे पूछा जाता है कि पूर्ण प्रतियोगी बाजार में काम करने वाली फर्म अल्पकाल में क्या प्राप्त करती है, तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि शॉर्ट रन पीरियड में परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में काम करने वाली फर्म को असामान्य लाभ भी मिल सकता है, फर्म हानि पे भी काम कर सकती है, और फर्म को सामान्य लाभ भी मिल सकता है। तीनों ही स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि डिपेंड करता है कि फर्म की उत्पादन लागत क्या है, बाजार में डिमांड है कि नहीं है। ये सारी बातें तय करती हैं कि फर्म को लाभ होगा या हानि होगा। ठीक है,
ध्यान दे देंगे आप लोग कि ये स्लाइड है, 4 पैनल मैंने आपको दिखाया है, 4 पैनल, और चारों पैनल में पहला पैनल आप ये देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं कर्सर, आपका पहला पैनल ये है जो ये दिखा रहा है कि उद्योग ने डिमांड और सप्लाई के आधार पे, बाजार मांग और बाजार पूर्ति के आधार पे किस कीमत को तय किया है। दूसरा पैनल है वो उस फर्म के लिए दिखाया जा रहा है जो असामान्य लाभ प्राप्त कर रही है, ये दूसरा पैनल। ये तीसरा पैनल है उस फर्म के लिए दिखाया जा रहा है जिसको केवल और केवल सामान्य लाभ मिल रहा है, ठीक है। और चौथा पैनल है जो उस फर्म के लिए दिखाया जा रहा है जो फर्म हानि पे काम कर रही है, ठीक। तो मैं सबसे पहला पैनल आप समझिएगा, ये अल्पकाल की बात हो रही है, ठीक है। अल्पकाल में बाजार और पूर्ति के आधार पे उद्योग ने कीमत तय कर दिया कि कीमत ओपी होगी, ठीक है, और टोटल उत्पादन कितना होगा, ओक्यू होगा। अब इसी ओपी कीमत पे ये पहली फर्म भी बेचेगी, दूसरी फर्म भी बेचेगी, तीसरी फर्म भी बेचेगी। हम पहली फर्म की चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। पहली फर्म, ये जो आपका कर्सर जो दिखा रहा है ये पहली फर्म के डायग्राम को दिखा रहा है। आप देखेंगे एक्स एक्सिस पे, देखिए आपको ही पहले ध्यान में रखना है कि एक्स अक्ष पे और वाई अक्ष पे किन वेरिएबल्स को लेना है। एक्स अक्ष पे जो हम लेते हैं वो डिपेंडेंट वेरिएबल को लेते हैं, यहाँ पे आउटपुट क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है आपका, और वाई एक्सिस पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल को लेते हैं। एक्स एक्सिस पे हमने उत्पादन की मात्रा को लिया है और वाई एक्सिस पे कीमत, आय और लागत तीनों को, चूंकि यहाँ पे आप रुपए में दिखाएंगे, वस्तु की कीमत को रुपए में दिखाते हैं, लागत को भी रुपए में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, आय को भी आप रुपए में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसलिए वाई एक्सिस आपका कीमत को भी दिखाएगा, लागतों को भी दिखाएगा और आय को भी दिखाएगा, यानी कि प्राइस, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज कास्ट, मार्जिनल कास्ट, ये सारे वेरिएबल्स आपके किस पे जाएंगे, वाई एक्सिस पे जाएंगे, ठीक है। ये जो दूसरा डायग्राम है जिसको कर्सर के माध्यम से मैं दिखा रहा हूं, ये पूर्ण प्रतियोगी बाजार में काम करने वाली फर्म का ये एवरेज कास्ट कर्व है। ये पूर्ण प्रतियोगी बाजार में काम करने वाली फर्म का मार्जिनल कास्ट कर्व है, जो एवरेज कास्ट कर्व के किससे जा रहा है, लोवेस्ट पॉइंट से जा रहा है, ठीक है, लोवेस्ट पॉइंट से जा रहा है। और ये पूर्ण प्रतियोगी बाजार में काम करने वाली फर्म का एवरेज रेवेन्यू कर्व है, और पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में चूंकि एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू दोनों ही आपस में बराबर होते हैं, इसलिए दोनों एक ही कर्व से दिखाया जा रहा है। तो इस बाजार में हमने एवरेज रेवेन्यू कर्व, मार्जिनल रेवेन्यू कर्व, एवरेज कास्ट कर्व और मार्जिनल कास्ट कर्व, इन सबको एक साथ दिखा दिया है, ठीक है। अब आपको ये तय करना है कि कीमत तो पहले से उद्योग ने ओपी तय कर दिया है, आपको ये तय करना है कि संतुलन की स्थिति में ये जो फर्म है जिसका हम ARAC यहाँ पे दिखा रहे हैं दूसरे फिगर में, वो संतुलन के स्तर में कितना उत्पादन करेगी। देखिए ध्यान दीजिएगा कि मार्केट में संतुलन कीमत एवं उत्पादन निर्धारित करने की जो परंपरागत शर्त होती है, उसको वो शर्त कहाँ से मिलती है, कोई भी स्टूडेंट बताएगा? उत्पादक के संतुलन की शर्त या फर्म के संतुलन की शर्त क्या होती है? अगर कोई स्टूडेंट बता सकता है तो तुरंत जवाब दे, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा। फर्म के संतुलन की शर्त, ताकि वो अपने लाभ को अधिकतम कर सके। चलिए मैं आपको आगे बढ़ता हूं। देखिए फर्म के संतुलन की शर्त यानी कि फर्म उस उत्पादन के स्तर पर संतुलन में होगी जहां पे फर्म का मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कास्ट के बराबर होता है, सीमांत आय सीमांत लागत के बराबर होती है, ठीक है। ये याद कर लीजिए, आपको बताया भी गया होगा, निश्चित तौर पे बताया गया होगा, प्रीति मैम या अमित सर किसी ने भी जरूर बताया होगा आपको। यदि आप नहीं आपको याद आ रहा है तो आप हमेशा आज से रट लीजिए
कि फर्म के संतुलन का यदि निर्धारण करना है तो आपको ये देखना है कि मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कास्ट कहाँ पे एक दूसरे के बराबर है। आप जरा दूसरे पैनल को देखिए, दूसरे डायग्राम को, आप पॉइंट ई को देखिए। पॉइंट ई पे फर्म का मार्जिनल रेवेन्यू कर्व और मार्जिनल कास्ट कर्व ये दोनों ही आपस में बराबर है, एमआर और एमसी दोनों एक दूसरे के बराबर है। तो पॉइंट ई आपका तय हो गया कि संतुलन का बिंदु है। अब आपको ये देखना है कि इस संतुलन के बिंदु से आपको ये पता चल जाएगा कि संतुलन की स्थिति में फर्म उत्पादन कितना करेगी। इसको देखने के लिए आप क्या करते हैं कि इस पॉइंट ई से आप सीधे वर्टिकली आप आ जाइए उत्पादन अक्ष पे। आपको ओक्यू पॉइंट मिल जाता है जब आप उत्पादन अक्ष पे आ जाते हैं। इससे ये पता चल गया कि संतुलन की स्थिति में फर्म ओक्यू उत्पादन करेगी। तो प्राइस तो पहले ही उद्योग ने तय कर दिया था, संतुलन की स्थिति में इस फर्म के लिए उत्पादन की मात्रा भी तय हो गई। अब आपको ये देखना है कि ओक्यू उत्पादन ये फर्म कर रही है और ओपी प्राइस पे कर रही है। तो आपको ये देखना है कि फर्म इस स्थिति में लाभ मिल रहा है कि हानि मिल रहा है कि सामान्य लाभ उसको मिल रहा है। आप देखिए ओक्यू उत्पादन पे फर्म कितना कीमत वसूल रही है, ओपी कीमत वसूल रही है, ठीक है। जबकि प्रति की इकाई उत्पादन की लागत कितनी है, एक्यू है प्रति इकाई उत्पादन की लागत। यानी कि आप देख रहे हैं इस कंडीशन में जो कीमत वसूला जा रहा है औसत लागत से ज्यादा है। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि फर्म कीमत ज्यादा वसूल रही है और उत्पादन करने की औसत लागत कम है तो फर्म को लाभ मिलेगा या हानि मिलेगा? कोई भी स्टूडेंट जवाब दे। प्राइस ज्यादा है और एवरेज कास्ट कम है, फर्म को लाभ मिलेगा या हानि मिलेगा? लाभ मिलेगा। बिल्कुल लाभ मिलेगा, एकदम सही जवाब है कि कीमत ज्यादा है और लागतें कम है तो फर्म को क्या मिलेगी, लाभ मिलेगा। इसीलिए मैंने ये ग्रीन से यहाँ पे लिखा है, ये एक्सेस प्रॉफिट का कंडीशन है जहां पे प्राइस एवरेज रेवेन्यू तो हमेशा बराबर होता है। परफेक्ट कंपटीशन में एआर और एमआर भी बराबर है और ये प्राइस क्या है, एवरेज कास्ट से ज्यादा है। जब भी प्राइस एवरेज कास्ट से ज्यादा होगा एक्सेस प्रॉफिट की कंडीशन होगी, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की कंडीशन होगी या असामान्य लाभ की कंडीशन होगी। ये सवाल आपसे पूछे जाते हैं कि यदि कोई फर्म पूर्ण प्रतियोगी बाजार में असामान्य लाभ प्राप्त कर रही है तो संतुलन की शर्त क्या होगी? पहला शर्त एमआर और एमसी बराबर होना चाहिए और दूसरा कंडीशन ये है कि प्राइस एवरेज कास्ट से बराबर होना चाहिए, ठीक है। देखिए जब आप डायग्राम बनाते हैं और आपको लाभ की स्थिति दिखानी है तो एक बात का ध्यान रखिएगा आप कि जो आपने एवरेज रेवेन्यू कर्व खींच रखा है पहले से एआर कर्व, जब भी आप एवरेज कास्ट कर्व बनाएंगे एवरेज रेवेन्यू कर्व से नीचे लेके जाएंगे, क्योंकि यदि आपने एवरेज कास्ट को ऊपर बना दिया देन वो हानि की स्थिति हो जाएगी, लाभ की स्थिति नहीं हो जाएगी। आप जानते हैं फर्म लाभ तो तभी प्राप्त कर सकती है ना जब उसकी प्रति इकाई लागत कम आएगी। इसीलिए लाभ को डायग्राम को दिखाने के लिए एवरेज कास्ट को नीचे से लाया जाता है, एवरेज रेवेन्यू उसके ऊपर रहता है, ठीक है। जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया गया है कि एवरेज कास्ट कर्व आपका एवरेज रेवेन्यू को नीचे काटती हुई जा रही है, ठीक। और फिर उसके अनुसार मार्जिनल कास्ट कर्व तो आप बना ही लेंगे और जानते हैं कि मार्जिनल कास्ट कर्व हमेशा एसी के न्यूनतम बिंदु से होके जाता है, ठीक है। तो ये जो दूसरा पैनल है ये एक्सेस प्रॉफिट का पैनल है जिसकी शर्त मैंने यहाँ पे लिखा है ग्रीन इंक से। तीसरा पैनल, सॉरी ये जो तीसरा पैनल है जो कर्सर मेरा दिखा रहा है आपको, देखिए ये एक और फर्म है जो इस मार्केट में काम कर रही है, वो भी ओपी कीमत पे ही बेचेगी क्योंकि सारी फर्में एक ही कीमत पे बेचेंगी। इस फर्म का जो लागत वक्र है वो एवरेज कास्ट ये है और उस एवरेज कास्ट से संबंधित सीमांत लागत वक्र आपका इसके न्यूनतम बिंदु ई से होके जा रहा है, ठीक है। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि संतुलन फर्म कहाँ पे करेगी। अगेन संतुलन के लिए आप एमआर बराबर एमसी की तुलना करेंगे और आप देखेंगे कि पॉइंट ई पे ये मार्जिनल कास्ट कर्व है और यहीं से मार्जिनल रेवेन्यू कर्व के जा रहा है। पॉइंट ई पे आपका एमआर और एमसी दोनों आपस में बराबर है। अब इस संतुलन के बिंदु से कितना उत्पादन ये फर्म करेगी उसके लिए आप वर्टिकली आप उत्पादन अक्ष पे आइए और आपको पता चल गया कि ये फर्म ओक्यू उत्पादन करेगी।
यानी आप ये जान गए कि फर्म ओपी कीमत पे संतुलन के लिए ओक्यू उत्पादन करेगी। अब आपको ये देखना है कि ओपी कीमत और ओक्यू उत्पादन की स्थिति में फर्म को एक्सेस प्रॉफिट मिल रहा है, लॉस मिल रहा है या नॉर्मल प्रॉफिट मिल रहा है। तो आप देखिए जितनी कीमत है उतनी ही पॉइंट ई पे औसत लागत भी है। तो मैं आपसे पूछूं कि फर्म जितना लागत है ठीक ठीक उतना ही कीमत वसूल रही है, तो फर्म को सामान्य लाभ मिलेगा, हानि मिलेगा या असामान्य लाभ मिलेगा? आप क्या जवाब देंगे? जितना उत्पादन की लागत है फर्म उतना ही कीमत वसूल रही है, तो फर्म को सामान्य लाभ मिलेगा, असामान्य लाभ मिलेगा या हानि होगी? आप क्या जवाब देंगे? कोई स्टूडेंट? नॉर्मल प्रॉफिट। सामान्य लाभ मिलेगा। प्रॉफिट मिलेगा, सामान्य लाभ मिलेगा, एकदम सही जवाब है। इसका मतलब ये कि आप चीजों को समझ रहे हैं। और सामान्य लाभ की यहाँ पे शर्त को मैंने ब्लू इंक से शो किया है। यहाँ पे प्राइस और एवरेज कास्ट दोनों आपस में बराबर है। नॉर्मल प्रॉफिट तभी होगा जब प्राइस और एवरेज कास्ट दोनों आपस में बराबर होगा, जो आपका ये इस पैनल में आपको दिखाया जा रहा है। ठीक है, जो चौथा पैनल है, सॉरी चौथा पैनल मान लीजिए एक और फर्म है, वो फर्म भी इस पूर्ण प्रतियोगी बाजार में ओपी कीमत पे ही बेचेगी। उस फर्म का एवरेज कास्ट कर्व ये है और उस फर्म का मार्जिनल कास्ट कर्व ये है। चूंकि आपको यहाँ पे हानि की कंडीशन दिखाना है, इसलिए जब भी आप एवरेज कास्ट कर्व को खींचेंगे हानि के लिए, वो कीमत रेखा या एआर कर्व से ऊपर दिखाएंगे। यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, एसी को इस डायग्राम में ऊपर दिखाया गया है एआर से। ठीक है, ओपी कीमत पे फर्म बेच रही है, आपका इस फर्म के लिए आपने एआर बना लिया है, एमआर बना लिया है, एसी बना लिया है, एमसी बना लिया है। अब आपको ये देखना है कि फर्म संतुलन की कीमत स्थिति में कितना उत्पादन करेगी। ये जो लास्ट फर्म है, अंतिम जो फर्म है, तो संतुलन के लिए अगेन आप क्या तुलना करेंगे, जहां पे सीमांत आय सीमांत लागत के बराबर होता है। ठीक, आप देखिए ये एमआर कर्व है और ये एमसी कर्व है, ये दोनों एक दूसरे को पॉइंट ई पे कट कर रहे हैं, यानी कि संतुलन का बिंदु आप जान गए। अब इस संतुलन के बिंदु से आप जब उत्पादन अक्ष पे आएंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि संतुलन की स्थिति में कितना उत्पादन होगा, ओक्यू उत्पादन होगा। अब फिर से आपको ये देखना है कि ये जो अंतिम फर्म है वो ओपी कीमत पे बेच रही है और ओक्यू उत्पादन बेच रही है। आप ये देखिए ओक्यू उत्पादन करने की जो औसत लागत है वो इतना है, एक्यू है। डायग्राम स्पष्ट दिखा रहा है कि कीमत उपभोक्ता से इतनी वसूली जा रही है जबकि प्रति इकाई उत्पादन लागत ज्यादा है, यानी कि कीमत यहाँ पे कम है और उत्पादन लागत ज्यादा है। तो मैं आपसे ये पूछूं कि जब कीमत कम है और उत्पादन लागत ज्यादा है तो फर्म को लाभ होगा या हानि होगा? लॉस होगा सर। लॉस होगा, एग्जैक्टली, बिल्कुल क्लियर है कि फर्म को लॉस होगा। 1 मिनट आप लोग रुकेंगे, मैं थोड़ा सा एक जरूरी काम है, आप लोग आ जाओ अंदर, किसी को कुछ पूछना है? वो मेरा 12 से 1 बजे तक वो उस पेपर डिफेंस स्टडी का है। हाँ टेस्ट पैटर्न और ये भी 12 से 1 बजे तक है गर्ल्स का। जी, तो कैसे देख आपने डिफेंस में नहीं बात किया? डिफेंस में बात कर लो, उसमें रोल नंबर चिपका है ना? नहीं, कुछ भी चिपका, उससे कोई बहस नहीं है। आप एक बार डिफेंस में बात कर लीजिए, और यदि आपके पास टाइम नहीं है तो आप 1:15 बजे वाले में बैठ लो। ठीक है, 1:15, इससे ज्यादा फ्रीडम मैं आपको नहीं दूंगा। आप चाहे 12 बजे, यदि आपके पास टाइम नहीं है, आप 1:15 बजे वाले में बैठ लो। ठीक है, समझ गए? 2 टाइम है, आप किसी भी टाइम बैठ लो। सर बहुत सारे में बैठ सकते हैं ना, जो बहुत सारा टेस्ट होगा। मैं तो वही तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप 1:15 बजे वाले में बैठ लो। 1:15 बजे बॉयज है। ठीक है, ये दरवाजा लगा देना। माफ कीजिएगा, थोड़ा सा स्टूडेंट्स कुछ क्वेरी था और उनका भी एग्जाम चल रहा है, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा जवाब भी देना पड़ता है। तो आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है कि प्राइसेस कम है और एवरेज कास्ट ज्यादा है, तो ये जो कंडीशन है वो लॉस की कंडीशन है, फर्म हानि पे काम करेगी। और ये जो रेड है, जो अलार्मिंग इंक है कि फर्म हानि पे काम कर रही है, इसीलिए मैंने इसको रेड से दिखाया है। यहाँ पे कीमत जो है एवरेज कास्ट से क्या है, कम है। ठीक है, तो सीधा सा आपका आंसर है। देखिए, 1 इकाई बेचने पे इतनी हानि होगी, 1 इकाई को बेचने पे,
और टोटल इकाइयों OQ को बेचने पे ये जो आयत जो आपको बनाया गया है, जो शेडेड एरिया है, ये टोटल आपका लॉस दिखा रहा है। यानी कि एक इकाई बेचने से 5 रुपए हानि हो रही है और 100 इकाइयां बेची जा रही हैं, तो टोटल हानि कितना हो जाएगा? कोई जवाब दे। एक इकाई को बेचने से 5 रुपए की हानि हो रही है और 100 इकाइयां बेची जा रही हैं, तो फर्म को कितना हानि होगा? बताइए, कितने रुपए के बराबर हानि? 500 रुपए के बराबर हानि होगा। वही 500 रुपए को ये आयत का क्षेत्रफल बता रहा है। ये 5 रुपए है, ये जो CP है वो 5 रुपए है और जो PE है आपका 100 है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। आप जब 5 में 100 का गुणा कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा टोटल हानि कितना होगा। और यदि मैं ये लाभ वाले कंडीशन में पूछूं कि 5 रुपए हानि लाभ हो रहा है एक इकाई को बेचने से और 200 इकाइयां बेची जा रही है, तो फर्म को कुल कितना लाभ होगा? आप क्या जवाब देंगे? एक इकाई को बेचने से 5 रुपए लाभ हो रहा है और 200 इकाइयां बेची जा रही हैं, तो कितना लाभ होगा फर्म को? 1000 प्रॉफिट होगा। बिल्कुल क्लियर है। तो आई थिंक डायग्राम आपको समझ में आया है। ये देखिए, ये कम लागत पे काम करने वाली फर्म है जिसको एक्सेस प्रॉफिट हो रहा है। ये अधिक लागत पे उत्पादन करने वाली फर्म है जिसको हानि उठाना पड़ रहा है। ठीक है, तो 3 कंडीशन है और शॉर्ट रन में पूर्ण प्रतियोगी फर्मों को कुछ फर्में लाभ पे भी काम कर सकती हैं, कुछ फर्में सामान्य लाभ पे भी काम कर सकती हैं और कुछ फर्मों को असामान्य लाभ भी मिल सकता है, हानि पे भी काम कर सकती है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप। हाँ, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसको थोड़ा आप अच्छे से समझेंगे। नहीं, अच्छे से तो सबको समझना है, लेकिन थोड़ा सा आप कंसंट्रेशन बनाए रखेंगे। आप कंसंट्रेशन आपको ये बनाना है कि जैसे अभी मैं आपको ये कह रहा हूं कि पूर्ण प्रतियोगी बाजार में काम करने वाली फर्म हानि पे भी उत्पादन कर सकती है। एक इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि हानि पे अल्पकाल में फर्म कब तक हानि पे उत्पादन करेगी? तो इसका जवाब ये है कि हानि पे उत्पादन करने के लिए उसकी एक सीमा है। देखिए, आप जानते हैं कि ये जो कर्सर दिखा रहा है, औसत आय के 2 भाग होते हैं। एक स्थिर साधनों पे व्यक्ति जो भुगतान किया जाता है वो औसत स्थिर लागत होता है और दूसरा परिवर्तनशील साधनों को जो भुगतान किया जाता है वो औसत परिवर्तनशील लागत होता है। देखिए, ध्यान दीजिएगा, एवरेज फिक्स्ड कास्ट जो होता है वो फर्म को तो वहन करना ही करना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि जब तक फर्म एवरेज वेरिएबल कास्ट की इतनी कीमत है कि वो अपने औसत परिवर्तनशील लागत की वसूली कर ले रही है, यानी कि प्राइस यहां तक है, कीमत यहां तक है। ये जो पॉइंट एरो से जो पीला पॉइंट जो दिखाया जा रहा है, एवरेज वेरिएबल कास्ट की जब तक वसूली हो पाती है तब तक फर्म अल्पकाल में हानि पे भी उत्पादन करती है। ध्यान दीजिएगा, जो आप लागत देखते हैं, जो इसके पहले मैंने लागत दिखाया था, वो एवरेज टोटल कास्ट था कि एवरेज टोटल कास्ट प्राइस के बराबर है तो फर्म सामान्य लाभ मिल रहा है। प्राइस यदि उससे नीचे आया तो फर्म हानि पे काम कर रही है। उसी एवरेज टोटल कास्ट का एक हिस्सा एवरेज वेरिएबल कास्ट भी होता है। एवरेज वेरिएबल कास्ट एवरेज टोटल कास्ट के नीचे हो रहा है, तो इससे नीचे जब भी फर्म उत्पादन करेगी उसको हानि होगा। वो जब तक यहां तक उसको हानि हो रहा है तब तक वो उत्पादन करेगी। क्यों? क्योंकि यहां तक कीमत हो रहा, वसूली हो रही है, इतना कीमत है कि वो लेबर को और कच्चा माल को भुगतान करने के लिए उसके पास पैसा है, वो इतना कमा ले रही है हानि के बाद भी। हाँ, यदि प्राइसेज औसत परिवर्तनशील लागत के नीचे आ गई देन फर्म हानि पे भी उत्पादन नहीं कर पाएगी, उसको उत्पादन बंद करना पड़ेगा। इसीलिए औसत परिवर्तनशील लागत वक्र के न्यूनतम बिंदु को शट डाउन पॉइंट कहते हैं, तालाबंदी बिंदु कहते हैं। मतलब कि यदि कीमत यहां तक है तब तक तो उत्पादन चलेगा, यदि इससे नीचे कीमतें जैसे ही जाएंगी फर्म को ताला बंद कर देना पड़ेगा, शटर गिरा देना पड़ेगा। अब यदि फर्म उत्पादन करेगी वो सरवाइव नहीं कर पाएगी, टिक नहीं पाएगी, पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी। ठीक है, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि शट डाउन पॉइंट क्या है तो आप सीधे जवाब देंगे कि शट डाउन पॉइंट औसत परिवर्तनशील लागत वक्र का न्यूनतम बिंदु होता है। यदि कीमतें इससे नीचे आएंगी
देन फर्म को उत्पादन बंद कर देना पड़ेगा। वो फर्म उद्योग में बच नहीं पाएगी, सर्वाइव नहीं कर पाएगी। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। ये शॉर्ट डाउन पॉइंट आपसे टिप्पणी में पूछा जा सकता है। ठीक, डायग्राम भी ध्यान रखेंगे। आई थिंक आप समझ गए होंगे, इतनी कठिन बात नहीं है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट करके न्यूनतम पॉइंट को शॉर्ट डाउन पॉइंट कहते हैं। ठीक जी। तो देखिए, ध्यान दीजिएगा कि अल्पकाल में जो फर्म होती है, सर कुछ है क्या? अल्पकाल में जो फर्में लॉस पे होती हैं, वो अगर लॉस पे उत्पादन कर रही हैं तो उत्पादन जारी रखती हैं जब तक कि औसत परिवर्तनशील लागत को प्राप्त कर रही हैं। ठीक है, हाँ, वो ये प्रयास करती हैं कि जो अल्पकाल में उनको हानि हो रहा है, वो दीर्घ काल में अपने उत्पादन लागत को समायोजित करके, उत्पादन लागतों में कमी करके फर्म क्या करें, दीर्घकाल में लाभ प्राप्त करने की कोशिश करें, मतलब हानि को लाभ में कन्वर्ट करें। ठीक है, तो लॉन्ग रन में फर्म अपने हानि को लाभ में परिवर्तित करने का प्रयास करती है, और ऐसी फर्में जो हानि को लाभ में नहीं परिवर्तित कर पाएंगे दीर्घकाल में, उन्हें उत्पादन बंद करना पड़ेगा और उद्योग छोड़ के बाहर जाना पड़ेगा। वो टिक नहीं पाएंगी बाजार में यदि दीर्घकाल में हानि पे काम करेंगे तो। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखिएगा कि पूर्ण प्रतियोगी बाजार में दीर्घकाल में हानि पे काम करने का कोई सवाल ही नहीं है। ठीक है, देखिए, मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताया था पूर्ण प्रतियोगी बाजार की विशेषता बताते समय। वो प्रॉपर्टी ये थी कि इस बाजार में, उद्योग में नई फर्में उत्पादन करने के लिए आ भी सकती हैं, और पुरानी फर्में यदि हानि पे काम कर रही हैं तो उत्पादन बंद करके उद्योग छोड़ के बाहर भी जा सकती है। ठीक है, ये विशेषता थी, और ये विशेषता अल्पकाल की विशेषता नहीं है, ये दीर्घकाल की विशेषता है। ये जो विशेषता है वो दीर्घकाल में लागू होता है। तो आप जरा ऐसे सोचिए, मान लीजिए कि पूर्ण प्रतियोगी बाजार में कुछ ऐसी फर्में हैं जो एक्सेस प्रॉफिट अर्न कर रही हैं, उनको खूब लाभ मिल रहा है। ठीक है, कुछ ऐसी फर्में हैं जिनको क्या मिल रहा है, एक्सेस प्रॉफिट मिल रहा है, उनको खूब लाभ मिल रहा है। तो जाहिर सी बात है कि इस बाजार में जो बाहर की फर्में हैं, इस उद्योग में काम करने वाली फर्मों के एक्सेस प्रॉफिट से अट्रैक्ट होगी, आकर्षित होगी, और बाहर की फर्में भी इस इंडस्ट्री में उत्पादन करने के लिए आएंगी, इस उद्योग में उत्पादन करने के लिए आएंगी। ठीक है, तो ज्यादातर फर्में एक्सेस प्रॉफिट अर्न कर रही हैं, यानी कि एवरेज कास्ट उनका नीचे है, एवरेज रेवेन्यू उनका ऊपर है। एवरेज रेवेन्यू ऊपर है, एवरेज कास्ट कर्व नीचे है, लो कास्ट फर्में हैं। ठीक है, देखिए, जब नई फर्में इंडस्ट्री में आएंगी उत्पादन करने के लिए, तो कुछ चेंजेस आएंगे फर्मों के बीच में या उद्योग में। उन चेंजेस को आपको समझना है। जैसे मान लीजिए, पूर्ण प्रतियोगी बाजार एक और विशेषता पे काम करता है, आप जानते होंगे या नहीं जानते हैं तो आप लिख भी लीजिए। अब विशेषता में आप इसको जरूर लिख लीजिएगा कि पूर्ण प्रतियोगी बाजार इस मान्यता पे आधारित है कि अर्थव्यवस्था में हमेशा पूर्ण रोजगार की स्थिति पाई जाती है, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में। देयर इज ऑलवेज फुल एम्प्लॉयमेंट कंडीशन इन द मार्केट, मतलब प्रचलित मजदूरी दरों पे जो लोग काम करने को तैयार हैं, उन्हें काम मिल गया है। ठीक है, अब जब काम सारे फर्मों को, सारे उत्पादन के साधनों को, सारे श्रमिक को रोजगार मिल गया है, और नई फर्में यदि उत्पादन काम करने के लिए आ रही हैं, उत्पादन करने के लिए आ रही हैं, तो जाहिर सी बात है कि अब अतिरिक्त श्रमिकों की सप्लाई नहीं हो पाएगी। तो जब नई फर्में काम करने के लिए आएंगे तो श्रमिकों की डिमांड बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी? बिल्कुल बढ़ जाएगी। लेबर की डिमांड बढ़ जाएगी उत्पादन करने के लिए जब आएंगी, तो उत्पादन के अन्य साधनों की मांग बढ़ जाएगी, रॉ मटेरियल्स की डिमांड बढ़ जाएगी, मशीनों की डिमांड बढ़ जाएगी। इसका मतलब ये है कि जब नई फर्में बाजार में काम करने के लिए आएंगी तो लेबर की डिमांड बढ़ेगी, और चूंकि लेबर फिक्स है, लेबर पूरा का पूरा काम पे लग चुका है, तो जब लेबर की सप्लाई नहीं बढ़ सकती और लेबर की डिमांड बढ़ रही है, इसका मतलब ये है कि मजदूरी दरों में तुरंत वृद्धि हो जाएगी। अन्य फर्में दूसरे चीजों की रॉ मटेरियल्स की डिमांड करेंगी, मशीनों की डिमांड करेंगी। डिमांड बढ़ने से
अन्य उत्पादन की लागतों में वृद्धि हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि नई फर्में जब इंडस्ट्री में काम करने के लिए आएंगी तो प्रोडक्शन कॉस्ट कांस्टेंट नहीं रह पाएगा। एवरेज कॉस्ट जो है फर्मों का, जो नीचे था, लो कॉस्ट फर्में थी, उनका एवरेज कॉस्ट कर्व क्या होगा, ऊपर चला जाएगा। जो लो कॉस्ट फर्म है वो हाई कॉस्ट में बदल जाएंगी। और एट द सेम टाइम दूसरा चैनल क्या होगा, पहले जितने कंज्यूमर थे अभी भी उतने ही कंज्यूमर रहेंगे, लेकिन उत्पादन के साधनों, उत्पादन की मात्रा में वृद्धि हो गई क्योंकि नई फर्में आके फर्मों ने उत्पादन बढ़ा दिया। पहले से जो एग्जिस्टिंग फर्में थी वो तो सप्लाई कर ही रही थी, नई फर्में भी मार्केट में आ गई हैं, उन्होंने भी उत्पादन शुरू किया, उन्होंने भी सप्लाई बढ़ा दिया, यानी कि पहले जितनी सप्लाई थी उससे ज्यादा सप्लाई होने लगी। तो आप जानते हैं कि इंडस्ट्री में जब सप्लाई बढ़ेगी, वस्तुओं की आपूर्ति बढ़ जाती है, तो कीमतों पे क्या प्रभाव पड़ता है, जबकि डिमांड कांस्टेंट है, मांग कांस्टेंट है, मांग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, लेकिन सप्लाई बढ़ जा रही है, तो कीमतें क्या होंगी, कीमतें अपने आप कम हो जाएंगी। तो दो चैनल काम कर रहा है, एक तो उत्पादन के साधनों की मांग में वृद्धि होगी, दूसरा औसत आय में कमी होगी। और ये कमी तब तक होती है जब तक ये औसत आय रेखा लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व के न्यूनतम बिंदु पे स्पर्श रेखा न हो जाए। इसका सीधा मतलब ये है कि जो फर्में एक्सेस प्रॉफिट अर्न कर रही थी, वो एक्सेस प्रॉफिट उनका कीमतों में कमी होने से और लागतों में वृद्धि होने से वो एक्सेस प्रॉफिट हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। और इस इंडस्ट्री में जितनी भी फर्में होंगी दीर्घकाल में उनको केवल और केवल क्या मिलेगा, नॉर्मल प्रॉफिट मिलेगा, सामान्य लाभ मिलेगा। तो हमेशा आज से आप याद रखिए कि दीर्घकाल में पूर्ण प्रतियोगी बाजार में काम करने वाली फर्म को केवल और केवल नॉर्मल प्रॉफिट मिलता है। ये सवाल आपसे पूछा जाता है कि दीर्घकाल में पूर्ण प्रतियोगी बाजार में काम करने वाली फर्म को क्या मिलता है, सामान्य लाभ, असामान्य लाभ, हानि, उपरोक्त सभी। तो आप क्या जवाब देंगे, जवाब बताइए। सामान्य लाभ। केवल नॉर्मल, ठीक है। और ये इसलिए होता है क्योंकि फर्मों का प्रवेश तथा बहिर्गमन की स्वतंत्रता है। नई फर्में आती हैं, बाजार में कंपटीशन को बढ़ा देती हैं, और बाजार में कंपटीशन बढ़ने से वस्तु की कीमत में कमी आती है, लागतें बढ़ जाती हैं, ठीक है। इसलिए दीर्घकाल में पूर्ण प्रतियोगी बाजार में काम करने वाली फर्म को केवल और केवल सामान्य लाभ प्राप्त होता है। ये हमेशा आपसे याद रखिएगा, ये सवाल आपसे पूछा जाता है। पूर्ण परफेक्ट कंपटीशन मार्केट आपसे पूछा जाएगा। देखिए एक चीज और ध्यान रखेंगे आप, जब भी आपसे डायग्राम बनाना हो आपको मार्केट में, आप डायग्राम में बेसिकली क्या बना रहे हैं, चार चीजों को बना रहे हैं। एक AR कर्व बना रहे हैं, दूसरा MR कर्व बना रहे हैं, एक AC कर्व बना रहे हैं आप, दूसरा मार्जिनल कॉस्ट कर्व बना रहे हैं। देखिए AR और MR वो इस बात पे डिपेंड करता है कि बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता है या अपूर्ण प्रतियोगिता है। AR और MR अल्पकाल और दीर्घकाल पे डिपेंड नहीं करता है। इसलिए AR और MR अल्पकाल में भी आप AR ऐसे लिखते हैं, दीर्घकाल में भी आप AR ऐसे लिखते हैं। जो आपका एवरेज कास्ट कर्व होता है और मार्जिनल कास्ट कर्व होता है किसी भी फर्म का, ठीक है, वो बाजार की स्थिति पर निर्भर नहीं करता है। वो इस बात पे निर्भर नहीं करता है कि पूर्ण प्रतियोगी बाजार है या अपूर्ण प्रतियोगी बाजार है। इसलिए चाहे पूर्ण प्रतियोगी बाजार हो चाहे अपूर्ण प्रतियोगी बाजार हो, एवरेज कास्ट कर्व, मार्जिनल कास्ट कर्व, ये सब एक ही तरीके से बनेगा, पूर्ण प्रतियोगी बाजार में भी एवरेज और अपूर्ण प्रतियोगी बाजार में भी। हाँ, जो आपका लागत वक्र होती हैं, जो एवरेज कास्ट कर्व होता है या मार्जिनल कास्ट कर्व होता है, ये समय पे, टाइम फैक्टर पे डिपेंड करता है। जैसे अल्पकाल में थोड़ा सा और दीर्घकाल में थोड़ा सा चेंजेस आ जाता है, ठीक है। हालांकि ज्यादा चेंज नहीं है, थोड़ा सा चेंज आता है, शेप वही रहता है, लेकिन फिर भी बेसिक डिफरेंस है। टाइम फैक्टर के आधार पे एवरेज कास्ट और मार्जिनल कास्ट में डिफरेंस है। इसलिए जब भी आप डायग्राम बनाएंगे, यदि आप अल्पकाल में संतुलन को दिखा रहे हैं, तो जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, मेरा कर्सर आपका जा रहा है, LMC लिखा हुआ है। यदि आप दीर्घकाल में संतुलन को दिखा रहे हैं तो आप MC के आगे L जोड़ देंगे और AC के आगे आप क्या जोड़ देंगे, L जोड़ देंगे। यदि आप अल्पकाल में संतुलन को दिखा रहे हैं
तो एमसी के आगे एस जोड़ देंगे, एसएमसी हो जाएगा, एसएसी हो जाएगा। ऐसा इसलिए किया, हालांकि ये जरूरी नहीं है, अगर आप ऐसा नहीं भी करते हैं आपका आंसर तो भी सही है, आपका डायग्राम तो भी सही है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि सामने वाला जो अगर उसको पढ़ रहा है या चेक कर रहा है तो स्पष्ट वो जान जाए कि एलएमसी का मतलब कि ये दीर्घकालीन बात हो रही है, दीर्घकालीन बाजार में बात हो रही है, और एसएससी या एसएमसी का मतलब ये अल्पकालीन बाजार की बात हो रही है। ये आप ध्यान में रखेंगे डायग्राम बनाते समय, ठीक है। दूसरा आप ये ध्यान रखेंगे कि यदि आपको शॉर्ट रन में प्रॉफिट को दिखाना है तो एवरेज कास्ट कर्व हमेशा एवरेज रेवेन्यू कर्व से नीचे बनेगा। यदि सामान्य लाभ को दिखाना है तो एवरेज कास्ट कर्व और एवरेज रेवेन्यू कर्व, एवरेज कास्ट कर्व के लोवेस्ट पॉइंट पे टेंजेंट आप दिखाएंगे, और यदि आपको लॉस की कंडीशन दिखानी है तो हमेशा आप एवरेज कास्ट कर्व को एवरेज रेवेन्यू कर्व से ऊपर दिखाएंगे। ये आप ध्यान रखेंगे, ये बेसिक फंडामेंटल्स बारीकियां हैं डायग्राम बनाते समय। यदि आप ध्यान रखेंगे तो डायग्राम आपसे गलत नहीं होगा। और दूसरा, आपको घर पे पेंसिल और रफ पेपर लेके आपको फ्रीक्वेंटली डायग्राम बनाने का प्रैक्टिस करना है। जैसे आज आप जानते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में 3 कंडीशन होते हैं, एक्सेस प्रॉफिट, लॉस, नॉर्मल प्रॉफिट। तो आपके दिमाग में चल रहा है, आप ऐसे बैठे बैठे पेंसिल कागज उठाइए और आप डायग्राम बनाना शुरू कर दीजिए कि एक्सेस प्रॉफिट का डायग्राम कैसे बनेगा, लॉस का डायग्राम कैसे बनेगा, नॉर्मल प्रॉफिट का डायग्राम कैसे बनेगा। लॉन्ग रन में आप जानते हैं कि केवल नॉर्मल प्रॉफिट मिलता है, तो लॉन्ग रन में आप नॉर्मल प्रॉफिट को कैसे दिखाएंगे, डायग्राम को कैसे दिखाएंगे। कि ये पॉइंट्स आप बैठे बैठे मतलब बहुत इंजॉय करके आप चीजों को आप इसको सीख सकते हैं, घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप मेरी आपको एडवाइस ये है कि आपके पास जो भी टेक्स्ट बुक हो, साहित्य भवन पब्लिकेशन की टेक्स्ट बुक हो, या अमित सर ने और प्रीति मैम ने जो भी आपको एडवाइस कराया होगा, जो भी सलाह दिया होगा, आप उस टेक्स्ट बुक को आप कई बार आराम से पढ़िए, बिना किसी टेंशन के पढ़िए, बिना प्रेशर लिए पढ़िए। आप चीजों को बहुत आसानी से सीख जाएंगे। मैंने आपको इतना लगभग 1.5 घंटे से ज्यादा हो गए हैं हमारी आपकी बातचीत होते हुए इस क्लास में, और बहुत सारे पॉइंट्स को आप जान भी गए होंगे। हो सकता है कुछ बातें आप तक नहीं पहुंची होंगी। जैसे ही आप टेक्स्ट बुक पे जाएंगे आप चीजों को आप रिकॉल होगी, आप चीजें आपको याद आएंगी कि अरे क्लास में तो मुकेश पांडे सर ने ऐसे बताया था, या प्रीति मैम ने ऐसे बताया था, या अमित सर ने ऐसे बताया था। तो आपको चीजें रिकॉल होने लगेंगी, या बड़ी आसानी से आप समझ जाएंगे। ठीक है, यही तरीका है कि एक किताब को आप फ्रिक्वेंटली कई बार पढ़िए, आप बहुत आसानी से चीजों को समझ जाएंगे। बहुत सारी चीजें आपको इंटरनेट से मिल जाएंगी, आप सब इंटरनेट यूजर्स हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है। ये जो मैं आपको जो डायग्राम जो मैंने यहाँ पे पेस्ट किया अपनी स्लाइड में, वो मैंने गूगल से ही लेके पेस्ट किया हुआ है। मैंने भी इंटरनेट से ही उसको लिया है बनाते समय, मैं हाथ से नहीं बना पाया, इसलिए मैंने गूगल से इजीली मैंने उसको पेस्ट कर लिया। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स, देयर आर सो मेनी प्लेटफॉर्म्स, with the help of that you may learn all these things। इन सारी चीजों को आप बड़ी आसानी से समझ सकते हैं इन सारी चीजों की मदद से। इसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा, एक पॉइंट मैंने जो यहाँ पे कर्सर जो मेरा जा रहा है, ब्रेक इवन पॉइंट ई, ठीक है, ये जो पॉइंट ई है, लॉन्ग रन में आप देख रहे हैं कि इस दीर्घकालीन फर्म का संतुलन पॉइंट ई पे हो रहा है, और फर्म को यहाँ पे केवल नॉर्मल प्रॉफिट मिल रहा है। ठीक है, यानी कि फर्म जितना इस पॉइंट को कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? ब्रेक इवन पॉइंट, या सम संस्थित बिंदु कहते हैं। हिंदी में नहीं लिख पाया हूं, आप सम संस्थित बिंदु, आप जो संस्थिति आप लिखते हैं उसी को सम संस्थित बिंदु समझिए, ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। यदि आपसे ब्रेक इवन पॉइंट पूछा जाता है तो ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब ये होता है, इवन पॉइंट किसी फर्म के लिए वो पॉइंट होता है जिस पॉइंट पर फर्म ठीक उतना ही कीमत वसूल कर पाती है जितना उसकी उत्पादन की लागत होती है। तो आप देख रहे हैं कि लॉन्ग रन में फर्म को केवल नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है और वो उतना ही कीमत वसूल कर पा रही है जितना उसकी औसत लागत है, इसलिए पॉइंट ई आपसे ब्रेक इवन पॉइंट कहा जाएगा। ये और ब्रेक इवन पॉइंट की संतुलन की शर्त ये है, ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये सवाल आपसे टिप्पणी में पूछा जा सकता है कि ब्रेक इवन पॉइंट क्या है। आपसे पूछा जा सकता है कि शट डाउन पॉइंट तथा ब्रेक इवन पॉइंट में क्या डिफरेंस है। इसलिए इन पॉइंट्स को आप ध्यान में रखेंगे, माइन्यूटली ध्यान में रखेंगे,
और ये बेहद आसान चीजें हैं, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इतनी इकोनॉमिक्स यदि आप समझ ले रहे हैं तो आप यकीन मानिए आप एमपी के अपने कॉलेज में नहीं, एमपी के किसी भी कॉलेज के स्टूडेंट से आप प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। और सिर्फ एमपी ही नहीं, आप फर्स्ट सेमेस्टर में, यूजी फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ने वाले हिंदुस्तान के किसी भी स्टूडेंट से आप प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं यदि आपको इतने पॉइंट्स की समझ है तो। मैं अपने कॉलेज, साकेत कॉलेज में भी अपने बच्चों को, यहाँ के बच्चों को मैं यही बात बताता हूँ जो बात मैंने इसकी मदद से आपको बताई है। तो ये कॉन्फिडेंस आपको होना चाहिए कि इतने पॉइंट्स आप सीख लेंगे, आप किसी भी स्टूडेंट के साथ कम्पीट कर सकते हैं। हाँ, लेकिन आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ी किताबें पढ़नी पड़ेगी, क्लास में अटेंटिव रहना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज है। इतनी पॉइंट्स आप दीर्घकाल में फर्म का संतुलन भी आप देख चुके हैं। एक पॉइंट मैं आपको और एम्फसाइज करना चाहूंगा जो जरूरी है यहाँ पर। अभी आप पढ़ रहे हैं कि अल्पकाल में भी फर्में सामान्य लाभ प्राप्त करती हैं और दीर्घकाल में भी फर्म, दीर्घकाल में तो फर्म केवल सामान्य लाभ ही उसको मिलता है फर्म को पूर्ण प्रतियोगी बाजार में। ये जैसा मैंने अभी आपको बताया। देखिए सामान्य लाभ क्या है? ये जो नॉर्मल प्रॉफिट है, नॉर्मल प्रॉफिट में उत्पादन की लागत तो शामिल है, मतलब कि जो स्थिर साधनों को जो भुगतान किया जा रहा है, परिवर्तनशील साधनों को भुगतान किया जा रहा है। इसके अलावा एक चीज और नॉर्मल प्रॉफिट में शामिल होता है। सामान्यतः लागतें उत्पादन के साधनों को भुगतान करने को ही व्यक्त करती हैं। उनके साधनों को भुगतान किया जाता है, उस लागतें व्यक्त करती हैं, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट उत्पादन का साधन इंटरप्रेन्योर भी है, उद्यमी है जो उत्पादन करने का रिस्क ले रहा है। तो ध्यान रखिएगा इस सामान्य लाभ में यदि वो इंटरप्रेन्योर उत्पादन नहीं कर रहा होता, फर्म नहीं लगाया होता, इसके बदले में कहीं मैनेजर बन के किसी दूसरी कंपनी में काम कर रहा होता जो उसकी औसत लागत है, ठीक है, तो वहां पे अगर उसको 1 लाख रुपए महीने प्राप्त हो रहे होते तो यहाँ पे लागत में वो 1 लाख रुपया भी जुड़ा हुआ है सामान्य लाभ में, यदि वो अपनी सेवा कहीं और दे रहा होता तो ध्यान रखिएगा सामान्य लाभ में उद्यमी को प्राप्त अवसर लागत भी जुड़ा होता है। तो यदि कोई फर्म उत्पादन लागत के बराबर कीमत वसूल कर रही है, इसका मतलब ये है कि फर्म रॉ मटेरियल्स को, लेबर को, पूंजी को दिया जाने वाला भुगतान भी अर्न कर रही है और फर्म का जो मालिक है, उद्यमी है, वो अपनी अवसर लागत भी प्राप्त कर रहा है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है सामान्य लाभ में, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आज के अपने इस लेक्चर में डिफरेंट फर्म्स मार्केट के क्या हो सकते हैं और प्रतियोगिता या फर्म की संख्या के आधार पर बाजार कितने प्रकार का होता है, थोड़ा सा मैंने ब्रीफ आपको मैंने एग्जाम्पल भी बताया, थोड़ा सा अंतर बताया, पूर्ण प्रतियोगी बाजार की विशेषताएं बताई हम लोगों ने देखा है यहाँ पर। और पूर्ण प्रतियोगी बाजार में अल्पकाल और दीर्घकाल में फर्म संतुलन कीमत एवं उत्पादन का निर्धारण कैसे करती है, इस पे हम लोगों ने चर्चा किया। हमने स्पष्ट देखा कि अल्पकाल में पूर्ण प्रतियोगी बाजार में काम करने वाली फर्म सामान्य लाभ भी अर्न कर सकती है, असामान्य लाभ भी अर्न कर सकती है, हानि पे भी काम कर सकती है, लेकिन दीर्घकाल में फर्म को केवल और केवल सामान्य लाभ प्राप्त होगा, ठीक है। इस तरीके से आज का लेक्चर मेरा समाप्त होता है। फिर आगे जो मार्केट है मैं नेक्स्ट वीक में अमित सर से बात कर लूंगा, जब भी टाइम होगा मैं टाइम दे दूंगा और मार्केट में आपको कंप्लीट कराऊंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। मैं आपको यहाँ से छोड़ नहीं रहा हूँ, मार्केट आपका कंप्लीट होगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। हाँ, अगर किसी विद्यार्थी को, स्टूडेंट को इस आज के लेक्चर से संबंधित कोई सवाल पूछना है, कोई जिज्ञासा है, तो आप आमंत्रित हैं, आप पूछ सकते हैं। हेलो सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जी, आपने बहुत ही कम समय में और इतना महत्वपूर्ण जो टॉपिक है हमारे बच्चों के लिए परीक्षा की दृष्टि से भी, उसे बहुत अच्छे से समझाया है डायग्राम्स के साथ में, और जो भी बारीकियां है
परीक्षा से संबंधित प्रश्न हैं, उन सभी का जवाब देते हुए और पढ़ने और उसका अभ्यास करने की तकनीक भी आपने जो बताई है बच्चों के लिए, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। निश्चित ही हमारे सभी बच्चों ने बहुत सीखा है और उन्हें समझ में भी आया है। जिस तरह से वो जवाब दे रहे थे आपके बीच-बीच में आपके पूछे गए सवालों का, तो ये जो व्याख्यान है वो बहुत ही उपयोगी रहा है उनके लिए। तो बहुत-बहुत आभार व्यक्त करती हूँ मैं सर आपका। अमित सर को थैंक यू प्रीति मैम। हाँ, अमित सर इसके अलावा यदि आप कुछ बोलना चाहते हैं मुकेश सर को। हाँ मैम। हाँ। हाँ सर नमस्ते। हाँ हेलो। हाँ अमित, हम सब सुन रहे हैं, बोलिए आप। तो हाँ, मुझे आपने नए से आपको सुना, बहुत ही अच्छा था। अगर मैं साधारण मैं आपको जो एग्जाम देख रहा था, तो सर हम उसे ऐसे भी कह सकते हैं कि 3 दशाएं हैं। हाँ। एक दशा है जब कीमत और औसत लागत बराबर है। ठीक, बिल्कुल। दूसरी दशा है जब औसत लागत कीमत से ज्यादा है। बिल्कुल ठीक। और तीसरी दशा है जब औसत लागत से कीमत नीचे है। हाँ। एक में कोई लाभ नहीं होगा, हाँ। उनसे सामान्य लाभ होगा, दूसरे में हानि होगा, हाँ। और तीसरे में बहुत ज्यादा असामान्य लाभ होगा। हाँ। और जो आप उससे पहले पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की विशेषताएं बता रहे थे, तो उसमें से आपका जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु में सीखा कि सभी प्रकार के बाजार में, चाहे वो एकाधिकार है, चाहे वह पूर्ण प्रतियोगिता है, चाहे वह अपूर्ण प्रतियोगिता है, सब में कीमत और औसत आय बराबर होंगे। ठीक है। यूजीसी नेट में सवाल गलती कैसे आया था? अच्छा। जब मैं आया हूँ आपसे ये उम्मीद नहीं किया जा सकता। नहीं सर, तो मैं विद्यार्थी था। तो वहाँ पे एक तो ये हो गया कि कीमत और औसत आय सभी बाजार में बराबर होंगे, और दूसरी ये हो गया कि पूर्ण प्रतियोगिता में जो फर्में हैं वे कीमत का निर्धारण नहीं करती हैं। कीमत का निर्धारण उद्योग करता है, और वह निर्धारण करने के बाद उसी कीमत को फर्में स्वीकार कर देती है। बिल्कुल। और आपने तीसरी बात बताया कि जब फर्मों के मध्य पूर्ण प्रतियोगिता में जब सभी बाजार में एक समान कीमतें हैं, हालांकि ये संभव नहीं है कि सभी बाजार में कीमतें समान हों, उनमें भौगोलिक अंतर हो सकता है, उनमें कर संरचना का अंतर हो सकता है, तमाम तरह के डिफरेंसेज हो सकते हैं। फिर भी यदि हम मान लेते हैं गेहूँ का बाजार, सब्जी का बाजार पूर्ण प्रतियोगिता है और सब में एक समान कीमत है, तो सर आपने बहुत ही बढ़िया बताया कि आपने वहाँ की बहुत ही बढ़िया बताया कि पूर्ण प्रतियोगिता का अर्थ है प्रतियोगिता होते 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 पूरा हो गया। पूरा हो गया। लेकिन कीमत तो एक समान है। ये प्रतियोगिता हुआ था। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि पूर्ण प्रतियोगित फर्मों के मध्य प्रतिस्पर्धा इस बात के लिए है कि औसत लागत को कैसे नीचे किया गया है। यस अमित, मैं थोड़ा सा 1 मिनट आपको रोकूंगा। ये मुझे याद है प्रोफेसर अशोक श्रीवास्तव गोरखपुर यूनिवर्सिटी में जब हमें पढ़ा रहे थे, तो ये उन्होंने हमें हमारी क्लास में बताया था, एमए की क्लास में।
हाँ तो वो आज तक मुझे वो फैक्ट याद है, वो लाइन याद है। और ये लोग तो सौभाग्यशाली है कि बीए फर्स्ट ईयर की क्लास में उसको पढ़ रहा है, जिसको हमने एमए में पढ़ा था। सर बड़ी सी शास्त्रों में भी नहीं बताया गया है कि तुम चतुर्था के उदाहरण क्या है। क्या है? अब आप प्रतियोगिता है कहाँ? हाँ, चतुर्था है कहाँ? हाँ। इवन नेहरूता से इलाहाबाद विश्वविद्यालय में बताते थे कि जब चतुर्था समाप्त हो जाए तो यह समझना कि तुम चतुर्था है। और फिर मैं नहीं समझ पाता था, तीनों तो एक समान है। हाँ। लेकिन सर एग्जैक्टली मैं आज समझ गया कि तुम प्रतियोगिता में जो प्रतिस्पर्धा है तो औसत लागत नीचे ले आने के लिए। नीचे ले जाने में। हाँ, और सर ये औसत लागत जो नीचे है यह कई बातों से निर्भर करेगा ना। हाँ? बिल्कुल। और अलग अलग बाजार में ये जो औसत लागत है वे बदलते भी जाएंगे। हाँ? नहीं नहीं, बाजार में औसत लागत नहीं बदलेगा, टाइम के हिसाब से बदलेगा। बाजार में तो वो एक ही रहेगा। समय के हिसाब से बदलेगा। यानी कि दीर्घकाल में हो सकता है कि जो लागत है वह थोड़ा सा स्थिर हो जाए, स्थिर हो जाए, थोड़ा सा डाउन हो जाए। और अल्पकाल में तो लागतों में वेरिएशन रहेगा फर्मों के बीच में। हाँ, तो सर ये जो छोटी छोटी फर्में कुछ फर्म में होती हाई हैं, कास्ट फर्म होंगे, कुछ फर्म में लो कास्ट फर्म होंगे। तो सर जो छोटी हाँ। छोटी फर्में होती हैं जैसे मैं परियोजना चला रहा हूँ, तो एक समूह है परियोजना वाला कि एक देसी पार्लर लगाना हूँ गाँव में और एक देसी पार्लर लगाना हूँ शहर में। तो उन दोनों से लागत में क्या अंतर आएगा? मैं विद्यार्थियों से एक दिन बता भी रहा था कि तुम सोचो कि अपने दिल से पार्लर में तुम जब पहला मेकअप करोगी तो उसकी लागत कितना आएगा? और जब बाजार में 10 साल रह जाओगी तो ये जो पहले मेकअप करने की औसत लागत है उससे कितना लागत तुम्हारा कम हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर मैं भी विद्यार्थी से तरह ही सुन रहा था। हालांकि अरे आप ऐसा मत बोलिए, क्योंकि मैं आपका स्तर में जानता हूँ। नहीं सर, मैं आपका विद्यार्थी हूँ और ये सार्वजनिक रूप से भी मुझे कहने में कोई संदेह नहीं है। और विद्यार्थियों से बता दूँ कि मैं एकदम से निकम्मा विद्यार्थी था। मेरे जीवन में मुकेश पांडे सर नाम से एक व्यक्ति आए और वहाँ से मैं प्रतिदिन सुधरता गया। तो अरे ये आपकी काबिलियत है और बड़प्पन है कि आप ऐसा बोल रहे हैं। काबिलियत है जो आप यहाँ तक पहुँचे हैं। हाँ, तो सर वहाँ आपका मार्गदर्शन दिए। तो थैंक यू सर, फिर मिलते हैं किसी दिन। हाँ, थैंक यू अमित। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। विद्यार्थियों को एक बार फिर स्वागत। चलिए फिर अगले अगले वीक में फिर देख लेंगे कब क्लास होता है। हाँ, ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक है अमित, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू प्रीति मैम।